स्टार्ट करते हैं स्पेशल ऑडिट को। स्पेशल ऑडिट में कई तरह की एंटिटीज़ की ऑडिट हमने पढ़नी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, ठीक है ना, NGOs हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इन सब की ऑडिट्स हम पढ़ेंगे। साथ में स्पेशल ऑडिट में 2 एस्पेक्ट और हैं, एक है आपका गवर्नमेंट ऑडिट का और दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है ना, और तीसरा बैंक भी है कहीं ना कहीं, लेकिन बैंक ऑडिट को तो मैं अलग ही रखता हूँ बिल्कुल। कोऑपरेटिव भी हमने अलग रखा हुआ है, मेन लेक्चर में आपको याद होगा। दूसरा आपका जो गवर्नमेंट है उसको भी हमने अलग रखा है, लेकिन ये तीनों ऑडिट्स एक ही चैप्टर का पार्ट है। एक तरफ स्पेशल ऑडिट में ये सब कुछ पढ़ेंगे, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, होटल, ये सब कुछ। दूसरा हमने पढ़ना है गवर्नमेंट ऑडिट और तीसरा हमने पढ़ना है, थर्ड इज द बेसिकली ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना। ये चैप्टर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलें करीब करीब 10 से 12 नंबर का वेटेज मिनिमम यहाँ से रहेगा। कोऑपरेटिव से क्वेश्चन 4 नंबर का और स्पेशल ऑडिट और गवर्नमेंट से मिलाकर 4-8 मतलब 6-8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, मतलब 10 से 12 नंबर का वेटेज है सब कुछ मिलाकर, ठीक है ना। देखें, अभी मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा ना कोऑपरेटिव की बात करूंगा, मैं अदर देन गवर्नमेंट अदर देन कोऑपरेटिव की बात कर रहा हूँ। तो जो भी ऑडिट्स मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, इसको वर्कआउट करने का सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको दे रहा हूँ। आप ऑडिट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 5 पार्ट में किसी भी ऑडिट को आप आराम से क्रैक कर पाएंगे। प्रीलिमिनरी, रिसीट्स को चेक करना, पेमेंट्स को चेक करना, एसेट्स को चेक करना और लायबिलिटीज को चेक करना, ठीक है ना। बहुत सारी मदद हमें मिलेगी पिछले चैप्टर से जो हमने पढ़ा है, कौन सा, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां से हेल्प मिलेगी। 5 पार्ट में आप बांट दें, प्रीलिमिनरी, रिसीट्स, पेमेंट्स, एसेट, लायबिलिटीज। आपके पास सामने नोटिंग है, मैं आपको मेनली फिंगर टिप्स में करा दूंगा चैप्टर, ठीक है ना, अदरवाइज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए, पहली बात, प्रीलिमिनरी में आपको 5 बातें देखनी होती है, 5-6 बातें। 5-6 बातें कौन कौन सी? सबसे पहले आप चेक करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं होटल की बात करता हूँ, तो होटल में आप चेक करें, या पहला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसकी बात करिए। इसमें आप चेक करें इसका लीगल स्टेटस क्या है, पार्टनरशिप है, LLP है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है या कंपनी है। जो भी लीगल स्टेटस होगा उस तरह का एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कंपनी है तो कौन सा एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP है तो फिर LLP एक्ट 2008। तो सबसे पहले आप चेक करें कि लीगल स्टेटस क्या है और कौन सा एक्ट लगता है, क्योंकि आपको ये बेसिक वर्कआउट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करने के लिए, वो रजिस्टर्ड है ट्रस्ट के तौर पे। किसके तौर पे? ट्रस्ट के तौर पे। आपके सिलेबस में कहीं ट्रस्ट है नहीं। जब पहले कभी PE2 हुआ करता था 2008 तक, तब इंस्टीट्यूट पढ़ाता था ट्रस्ट का एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अब वो आपके में है नहीं। अब आप ट्रस्ट की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो कम से कम पहले इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ तो लोगे, उसका नॉलेज तो ऑब्टेन करोगे, तब तक आप कंप्लायंस चेक करेंगे। सबसे पहले क्या देखें आप, लीगल स्टेटस क्या है। दूसरी बात, आपको उसका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट लेना है। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट मीन्स अगर वो कंपनी तो मेमोरेंडम आर्टिकल, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, अगर वो ट्रस्ट है तो फिर ट्रस्ट डीड होगी। आपको उसका बेसिकली फंडामेंटल डॉक्यूमेंट लेना है। तीसरी बात, आपको चेक करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर अभी तो ऑडिट शुरू नहीं की, कैसे चेक करेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था, याद करिए, अगर आपने पिछले साल ऑडिट की है तो आपके पास प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप पुराने ऑडिटर से बात करो, उससे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 3 बातें अभी तक मैंने आपको बताई, ये हर जगह कॉमन है, दोबारा नहीं बताऊंगा। पहला है लीगल स्टेटस, देखो हाईलाइट भी करते जा रहा हूं मैं, और आपने हाईलाइट नहीं किया तो नोट्स में हाईलाइट कर लेना, लीगल स्टेटस। दूसरा है फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, आपको पढ़ना है, लेना है, स्टडी करना है। तीसरी बात क्या चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंटिटी में डिसीजन किस तरीके से होते हैं, किसके पास क्या अधिकार है, उसके लिए आप बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करिए। अगर कंपनी नहीं है तो गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी है तो बोर्ड नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी के मिनट्स चेक करो, वहां पे लिख देना आप BM/ मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी, फटाफट से लिखो BM/ मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी। BM कब? बोर्ड मीटिंग इन द केस ऑफ कंपनी। अगर वो ट्रस्ट या सोसाइटी है तो फिर मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी, उसके मिनट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। अगला है, नेक्स्ट इज क्लाइंट के ऊपर कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट ने बनाई है और क्लाइंट ने एप्लीकेबल की हैं, उसका नॉलेज ऑब्टेन करिए अकाउंटिंग पॉलिसीज का। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का नॉलेज कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करो, ठीक है ना, पुराने ऑडिटर से बात करो,
प्रीवियस ऑडिट का जो एक्सपीरियंस है उसे यूटिलाइज करो, आप पता करें कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं, और एट द लास्ट आपको क्लाइंट से ऑब्टेन करना है क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कोई भी ऑडिट करें आपको एक प्रीलिमिनरी टास्क करना पड़ेगा ऑडिट शुरू करने से पहले। ऑडिट शुरू करने से पहले सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लीगल स्टेटस देखना है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट लेना है, आईसीएस चेक करना है, मिनट्स पढ़ने हैं, नॉलेज देखना है अकाउंटिंग पॉलिसी का, और साथ में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। अगला है, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बात करें, सबसे पहले रिसीट्स की। तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, पहले सोर्स बताओ। फीस में 6-8 पॉइंट ध्यान रखिए, कौन कौन से। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने फीस ली है तो फी रिसीट की कॉपी चेक करिए, स्टूडेंट का रजिस्टर चेक करिए, अगर डिस्काउंट दिया है तो ऑथराइजेशन चेक करिए, अगर एडमिशन फीस रिफंडेबल है, कभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और स्कूल में रिफंडेबल होती है, जनरली मिलती नहीं, कभी वापस नाम लेने के लिए जाते, तो वो एडमिशन फीस अगर रिफंडेबल है तो उसे आप लाइबिलिटी के तौर पे दिखाओगे या नहीं। याद करें आपने एनपीओ के अंदर ऐसा किया होगा, वो फीस जो क्या होती है रिफंडेबल, उसे आप कैसे दिखाते हैं, एज लाइबिलिटी। अगर फीस आउटस्टैंडिंग है तो एसेट मानेंगे या लाइबिलिटी, फीस मिलनी बाकी आउटस्टैंडिंग है, और लॉन्ग टर्म से अगर आउटस्टैंडिंग है फीस तो आप देखें क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल स्टेप लिए हैं रिकवर करने के लिए, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखते जाना। पहला है, अगर एडमिशन फीस रिफंडेबल है तो दिखाना है एज आ लाइबिलिटी, अगर डिस्काउंट दिया है तो क्या चेक करेंगे, ऑथराइजेशन। हाँ, अगर फीस का वेवर आपने दिया है इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट के लिए, सेक्शंस के लिए, ऐसा होता है कुछ जगहों पे आपने देखा होगा, अब तो गवर्नमेंट भी मैंडेट कर रही है उसको कि आप गरीब बच्चों के लिए मतलब फीस वेव कर दें, वेव ऑफ ही कर दें, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप देखिए स्टूडेंट्स के। मैंने आपको मेन बैच में बताया होगा, एग्जाम्पल दिया होगा, एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, फेक डॉक्यूमेंट बना के एडमिशन ले लेते हैं आप, और फीस का वेवर भी मिल जाता है और एडमिशन भी मिल जाता है। तो वहाँ जिम्मेदारी बनती है ऑडिटर की, जब आप ऑडिट करने के लिए जाएं, आपको भी बता रहा हूँ, जब आप किसी कॉलेज किसी उसकी ऑडिट करने के लिए जाएं, अगर लगता है कि भाई इकोनॉमिकली वीकर है या रिजर्वेशंस वगैरह हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन मिला है, तो डॉक्यूमेंट आप चेक करिए स्टूडेंट के, ठीक है ना। वहाँ कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, क्योंकि कल को कुछ पकड़ा गया सबसे पहले आप अकाउंटेबिलिटी आपकी बनेगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अगर लॉन्ग टर्म फीस आउटस्टैंडिंग है, मैंने क्या बोला आपसे, मैनेजमेंट ने प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं या नहीं। अब बेसिक पॉइंट है कौन कौन से, कैश बुक, पासबुक, नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एसेट, प्रीपेड फीस, लाइबिलिटी। इसमें एक दो पॉइंट लिख दो फटाफट से, बताओ। एक तो लिखो चेक कॉपीज ऑफ रिसीट्स, चेक कॉपीज ऑफ रिसीट्स, चेक कॉपीज ऑफ रिसीट्स, ठीक है ना, चेक कॉपीज ऑफ रिसीट्स। ओरिजिनल रिसीट किसके पास होगी, अरे यार आपने एडमिशन कराया, ओरिजिनल रिसीट आपको दी गई ना, यहाँ पे क्या होगा, कॉपी, तो क्या चेक करना ऑडिटर ने, कॉपीज ऑफ रिसीट्स। डन, आगे बढ़े। अगला है, और कहाँ से पैसा आएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास, आप जरा बताओ फटाफट से। एक तो फीस है, दूसरा डोनेशन। डोनेशन में 3-4 बातें ध्यान रखना, आगे कॉमन है हर जगह पर, बताओ फटाफट से। डोनेशन में क्या क्या चेक करोगे, डोनेशन आई है तो आपके पासबुक में एंट्री होगी। डोनेशन अगर स्पेशल पर्पस के लिए आई है तो क्या स्पेशल पर्पस में इस्तेमाल की गई है या नहीं। पता चला एक ट्रस्ट ने आपको 1 लाख रुपए दिए स्कूल को या कॉलेज को कि 2 वाटर कूलर लगवाइए, और ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि वाटर कूलर तो लगे ही नहीं है, वो 1 लाख रुपए खर्च हो गए, प्रिंसिपल के रूम में, प्रिंसिपल के केबिन में 2 एसी लगा दिए गए। तो डोनेशन मिली किसके लिए, वाटर कूलर के लिए। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, क्या वाटर कूलर आपने एस्टैब्लिश किया है या नहीं, तो स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन स्पेशल पर्पस में काम आई है या नहीं। तीसरा एक बात ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट से डोनेशन मिलती है तो आपको चेक करना है गवर्नमेंट का सैंक्शन लेटर। क्या चेक करेंगे आप, सैंक्शन लेटर। 3 बातें ध्यान रखिए। पहली बात, डोनेशन मिलती है जनरली, जो थोड़ी बड़ी डोनेशन होगी वो हमेशा बैंक में आती है, पासबुक। दूसरा, स्पेशल पर्पस की डोनेशन स्पेशल पर्पस में इस्तेमाल की गई है या नहीं। और तीसरा, सैंक्शन लेटर कब चेक करना है आपने, गवर्नमेंट के केस में, ठीक है ना। और पैसा कहाँ से आएगा बताओ, स्कूल कॉलेज के पास रेंट रिसीव्ड, अपनी जगह अपना ऑडिटोरियम किराए में दिया। रेंट को लेकर मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर के अंदर, फटाफट से बताओ। एक तो रेंट एग्रीमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट, पासबुक में एंट्री, टीडीएस वगैरह का डिडक्शन, याद आ रहा है, बताया ना मैंने आपको पिछले चैप्टर में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नालायक हो, भूलते जा रहे हो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है,
एफडी शेयर इनकम कैसी आएगी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। थोड़ा सा फ्लो में लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना, मतलब मुझे मैंने खुद एनालाइज किया पिछले चैप्टर के बाद कि अगर थोड़ा फ्लो में लेके नहीं चलूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एफडी और शेयर। इनकम कैसी आएगी, डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन एफडी। क्या चेक करोगे आप, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ड्यू डेट्स क्या हैं, पासबुक में एंट्री है या नहीं, ठीक है ना। एफडी पे इंटरेस्ट इतना मिला जितना एफडी सर्टिफिकेट में लिखा है या नहीं। अगर डिविडेंड आया है तो आपके पास मेल आया होगा डिपॉजिटरी का, मेल चेक करिए। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, ठीक है ना। ये पैसा कहाँ से आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो 3 सोर्स हैं किसके पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास। पहला सोर्स कौन सा है बताओ फटाफट से, पहला है फीस, दूसरा है डोनेशन, तीसरा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब बताओ खर्चा कहाँ पे होगा, सबसे बड़ा खर्चा है सैलरी। सैलरी में क्या चेक करना है बताओ, कल मैंने आपको बताया था, मतलब प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सैलरी को लेकर पहले, सबसे पहले तो सैलरी को लेकर जो स्टाफ रजिस्टर है वो चेक करो। सैलरी पे किए तो एक्नॉलेजमेंट लिया होगा एम्प्लॉय से, वो चेक करो। सैलरी को लेकर प्रॉपर डिडक्शन चेक करिए। सैलरी अगर पे की तो पासबुक में एंट्री होगी। डमी वर्कर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इतना क्लियर है, 5-6 पॉइंट ध्यान रखें किसको लेकर, सैलरी को लेकर। अगला है स्टूडेंट के लिए अगर आप खर्चा करते हैं, स्टूडेंट के लिए कौन सा खर्चा होगा आप बताओ जरा मुझे। स्कॉलरशिप दोगे आप, उन्हें बुक्स दोगे, प्राइस वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो क्या चेक करेगा ऑडिटर, ऑडिटर चेक करेगा जो प्राइस दिया गया वो रीजनेबल है या नहीं, ऑथराइजेशन है या नहीं बड़े खर्चे के लिए, कैश बुक पासबुक में एंट्री है या नहीं, नॉमिनल अकाउंट में एंट्री है या नहीं, ठीक है ना। कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन एक्सपेंडिचर क्या होगा एक बार मैं आपको बता दूं, स्पेशल ऑडिट में ध्यान रखना, आपको अलग अलग से खर्चे रखने की जरूरत नहीं। टेलीफोन, बिजली, पानी के सारे खर्चे को क्या मानेंगे, कॉमन एक्सपेंडिचर। क्या चेक करोगे, अगर बड़े लेवल के खर्चे हैं तो ऑथराइजेशन, बड़े लेवल के खर्चे और कैपिटलाइज किया है या नहीं। ध्यान रखना, बड़े खर्चों के लिए ऑथराइजेशन, बड़े खर्चों को कैपिटलाइज किया है या नहीं। और एंट्री कहाँ चेक करनी है, कैश बुक पासबुक में। और आप परफॉर्म कर सकते हैं क्या, ARP। ARP मीन्स करंट ईयर खर्चों को कंपेयर करें किसके साथ, प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर के साथ। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे 3 मेजर खर्चे हैं। पहला है, फर्स्ट इज सैलरी। सैलरी में क्या चेक करोगे एक बार बता देता हूँ कि आगे कॉमन है हर जगह। स्टाफ रजिस्टर, प्रॉपर डिडक्शन किस चीज़ का, TDS, PF, ESI, एक्नॉलेजमेंट मिला होगा एम्प्लॉय से वो चेक करो। ARP परफॉर्म करो, डमी वर्कर्स नहीं होने चाहिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। पासबुक, नॉमिनल अकाउंट में एंट्री और AS15 का कंप्लायंस, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, ठीक है। स्टूडेंट के लिए ICS चेक करो, हैवी एक्सपेंडिचर के लिए ऑथराइजेशन चेक करें, कैश बुक, पासबुक, एंट्री इन द नॉमिनल अकाउंट। एक पॉइंट और लिख दो फटाफट से, चेक वेदर प्राइजेस पेड आर रीजनेबल और नॉट। चेक वेदर प्राइजेस पेड आर रीजनेबल और नॉट। चेक वेदर prices paid या price paid is reasonable or not. Is reasonable or not. ठीक है। अब मुझे बताओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास एसेट कौन कौन सी होंगी। मेन होगी फिक्स्ड एसेट। क्या होगी, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चेक करोगे आप बताओ जरा फटाफट से मुझे। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहली बात चेक करें वैल्यूएशन, प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया नहीं, प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3, AS10 का कंप्लायंस। अगर वो एसेट इन केस इमूवेबल है तो टाइटल डीड, मूवेबल है तो, अगर कोई एसेट मूवेबल है तो क्या चेक करेंगे, टाइटल डीड चेक करेंगे, इनवॉइस चेक करेंगे, इनवॉइस। फर्नीचर के लिए क्या चेक करते हैं आप, टाइटल डीड या इनवॉइस, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखें, अगर उस एसेट को आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखा है तो चार्ज क्रिएट हुआ होगा, तो क्या चेक करोगे, चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड और नॉट। और दूसरी बात, वो रजिस्टर्ड चार्जेस में एंट्री है या नहीं, ठीक है ना। चार्ज पता है ना आपको। तो ये 5-7 बातें ध्यान रखना आप किसको लेकर, फिक्स्ड एसेट को लेकर। पहला पॉइंट तो बहुत कॉमन है, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3 एज पर शेड्यूल 3, और चार्ज हैज बीन क्रिएटेड और नॉट। और अगला है AS10 का कंप्लायंस, ठीक है। अब बताओ लायबिलिटी कौन कौन सी होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ध्यान रखें, लायबिलिटी को सेग्रीगेट करने के लिए हमेशा 2 लायबिलिटीज माने आप मेजर। पहला आप माने कैपिटल, दूसरा आप माने लोन,
पहला क्या मानोगे कैपिटल, दूसरा क्या मानोगे लोन। कैपिटल में क्या देखेंगे आप, प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द बैलेंसेस, लास्ट ईयर का बैलेंस प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड किया गया है और प्रॉपर एडजस्टमेंट किया गया किसका, प्रॉफिट या लॉस का। दो बातें चेक करनी है मेजर, क्या, प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड पिछले साल के बैलेंस का इस साल और प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहां चेक करोगे, कैपिटल के अंदर। लोन में क्या चेक करोगे, बताया था पिछले चैप्टर के अंदर, बताओ लोन में क्या चेक करोगे। लोन में चेक करेंगे क्या आपका मेमोरेंडम आर्टिकल आपको परमिट करता है लोन लेने के लिए। लोन के लिए क्या 180 के अंदर आपने क्या 180 के अंदर आपने एसआर पास किया 180 के अंदर। लोन के लिए चेक करोगे स्पेशल पर्पस का लोन स्पेशल पर्पस में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। लोन के लिए चेक करेंगे आप कि लोन का टाइमली रिपेमेंट कर रहे हो या नहीं। बैंक से बात कर सकते हो जहां से लोन लिया, आप उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, ईसी, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे किसको लेकर, लोन को लेकर। तो कैपिटल को लेकर पहला लिखा है प्रॉपर एडजस्टमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर। एक पॉइंट और लिखो फटाफट से, प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड द लास्ट ईयर बैलेंस। ये आपको देखना पड़ता है, आपको याद होगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर भी आप देखते हैं। प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस। और लोन के अंदर मैंने आपको बता दिया, लोन में क्या चेक करना है, एमओए 180 के अंदर एसआर, हाँ लोन सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड, ठीक है। लोन एग्रीमेंट, प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, टाइमली रीपेमेंट, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लो क्योंकि आगे भी काम आएगा, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। इंश्योर वेदर timely repayment is made by the client. ये सारे के सारे पॉइंट आपको चेक करने हैं। अब अगला पॉइंट सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन 8 नंबर में आया इस चैप्टर में से, अब यहां तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट है, करीब करीब मेरे हिसाब से 40 से 42 पॉइंट होंगे। ये सब कुछ मिलाकर 40 से 42 पॉइंट होंगे, सब कुछ मिलाकर। आपको पॉइंट लिखने हैं 8 नंबर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 15 या 16। और ये मत करना सारे रिसीट के पॉइंट लिख कर आ गए। क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चैप्टर में। अगर क्वेश्चन पूछता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट समझाइए, तो 15 या 16 पॉइंट, 2 प्रीलिमिनरी से, 4 रिसीट से, 4 पेमेंट से, 2-3 एसेट से, 2-3 लायबिलिटी, सबको कवर करना है। इंस्टीट्यूट ऐसा भी पूछ सकता है कि आप बताओ रिसीट्स में कैसे चेक करोगे, तो सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे 6 नंबर में। 2-3 पॉइंट कम कर देना, बाकी सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऐसा भी पूछ सकता है कि फीस को कैसे चेक करोगे ये बताओ, तो फीस के लिए क्वेश्चन अगर आएगा तो 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। फिर आपको सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 8-9 पॉइंट जो आपके सामने है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगली ऑडिट कौन सी है, नेक्स्ट इज हॉस्पिटल। अब बताओ, अगेन 5 पॉइंट ने बांट दिया। पहला क्या है, प्रीलिमिनरी, एक बार बता दो मुझे फटाफट से, क्या 5 पॉइंट कौन से होंगे प्रीलिमिनरी में। लीगल स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, आईसीएस, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। हॉस्पिटल में रिसीट्स पेमेंट क्या होंगी, पहली बात रिसीट्स, एक तो रिसीट आएगी पेशेंट से, एक रिसीट आएगी डोनेशन, और एक रिसीट आएगी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेम जो पहले पढ़ाया, डोनेशन सेम। डोनेशन में कौन से 3 पॉइंट बताए थे आपको, पासबुक में एंट्री, स्पेशल पर्पस का पैसा स्पेशल पर्पस इस्तेमाल हुआ है या नहीं, और सैंक्शन लेटर, कौन से केस में डोनेशन कहाँ से आती है, गवर्नमेंट से, ठीक है ना। साथ में अगर फीस आती है पेशेंट से, वहां पर क्या चेक करोगे, चेक करेंगे पेशेंट का रजिस्टर, चेक करेंगे इनवॉइसेस की कॉपीज, चेक करेंगे इनवॉइस में प्रॉपर सेग्रीगेशन है या नहीं। मैंने आपको बताया था मेन बैच के अंदर, पैकेज सिस्टम खत्म कर दिया सरकार ने। पहले क्या होता था, हार्ट सर्जरी कराओ, ओपन हार्ट 7 लाख का पैकेज है, एंजियोप्लास्टी कराओ 2.5 लाख का पैकेज है। पैकेज नहीं है, सरकार कहती है सेग्रीगेशन लिखो, सर्जरी का इतना पैसा, डॉक्टर का विजिटिंग पैसा इतना, आपके मेडिकेशन का पैसा, जो आपने मेडिसिन दिए उसका पैसा इतना, लॉजिंग रुकने का पैसा इतना, जो खाना खिलाया उसका पैसा इतना पेशेंट को।
सबका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आप अगर आप ऑडिटर हैं, हॉस्पिटल की ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है चेक करने की कि इनवॉइस में प्रॉपर सेग्रीगेशन है या नहीं। ऐसा लिख दिया आपके क्लाइंट ने कि हार्ट सर्जरी जो भी है, एंजियोप्लास्टी 2.5 लाख रुपए, गलत है सर, आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो क्या चेक करोगे? इनवॉइस। इनवॉइस की कॉपी में क्या चेक करोगे? सेग्रीगेशन। चेक करोगे पेशेंट का रजिस्टर। और क्या चेक करेंगे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में और क्या चेक करोगे? पैसा आया है तो कहाँ एंट्री होगी? कैश बुक में और पासबुक में। और नॉमिनल अकाउंट। ना सब बेसिक पॉइंट चिपका रहे हो। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? इनवॉइस में प्रॉपर सेग्रीगेशन आपने बता दो दिया इन चीजों का। प्रॉपर सेग्रीगेशन टैक्सेशन का भी होना चाहिए। प्रॉपर सेग्रीगेशन किसका होना चाहिए? टैक्सेशन का। अब तो खैर जीएसटी है, कुछ चीजों पे लगता है, कुछ चीजों पे नहीं लगता। पहले होता था सर्विस टैक्स और वैट, ठीक है ना। गुड्स के लिए क्या? वैट, और सर्विस के लिए क्या? सर्विस टैक्स। प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। तो ये 5-6 पॉइंट ध्यान रखें। किसको लेकर? हॉस्पिटल में फीस को लेकर। जो पैसा कहाँ से आया है? पेशेंट से। कहाँ से आया है? पेशेंट से। अच्छा, हॉस्पिटल के पास कमाई रेंट से भी तो हो सकती है। हॉस्पिटल रेंट में जगह देता है किसको? फार्मेसीज को, केमिस्ट वालों को। सेम पॉइंट 4-5, रेंट एग्रीमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट, पासबुक, ठीक है ना, ये सब आपको चेक करना है। तो रिसीट्स में 5-6 पॉइंट आपको देखने हैं। पेमेंट कहाँ करेगा हॉस्पिटल? सैलरी सेम, हाँ। कॉमन एक्सपेंडिचर सेम। परचेज ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट्स, ये एक पेमेंट होती है किसमें? हॉस्पिटल में। तो क्या चेक करोगे? पहली बात, अगर महंगी मेडिसिन से इक्विपमेंट है तो ऑथराइजेशन, जो प्राइजेस पे किए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, वो चेक करिए आप। पासबुक में एंट्री होगी। आईसीएस चेक करें, किसके पास अधिकार है ये सब खरीदने का, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई भी खरीद रहा है, कोई भी अपने पास होल्ड कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना पड़ेगा। ये 4-5 बातें आप ध्यान रखिए। किसको लेकर? परचेज ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। पहला पॉइंट क्या चेक करना है? इनवॉइसेस। दूसरा आईसीएस। कॉस्ट इक्विपमेंट में क्या चेक करोगे? ऑथराइजेशन। और चेक एंट्री क्या चेक करोगे? कैश बुक और पासबुक। एक पॉइंट और लिखोगे, चेक वेदर प्राइजेज आर रीजनेबल और नॉट। check whether prices are reasonable or not. ठीक है ना। देखो ऐसा है, आईसीएस में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ऑथराइजेशन उसका एक पार्ट है। आईसीएस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी आएगा, आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ आईसीएस के अंदर। तो आईसीएस बहुत बड़ा हेड मतलब होल्ड करता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऑथराइजेशन उसका एक पार्ट आप ये कह सकते, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। साथ में एसेट में क्या चेक करोगे? 2 एसेट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हो सकती है क्या हॉस्पिटल के पास? हाँ, तो इन्वेंट्री में क्या चेक करते हैं आप? मैंने इतना कुछ पढ़ाया आपको पिछले चैप्टर में, 5-7 बेसिक पॉइंट बताओ इन्वेंट्री को लेकर। स्टॉक रजिस्टर, वैल्यूएशन, AS2, फिजिकल वेरिफिकेशन। हाँ हाँ, जहाँ तक मैं बोल रहा था वहाँ तक आप बोल रहे थे, ठीक है ना। ठीक है, 4-5 पॉइंट ध्यान रखिए। पहला है स्टॉक रजिस्टर, फिजिकल वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन और AS2। किसको लेकर? इन्वेंट्री को लेकर। अब उस पॉइंट फालतू पॉइंट में नहीं आएंगे यहाँ पे, जो पॉइंट आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ये वो सब यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी में अगेन 2 हेड है, कौन कौन से? कैपिटल और लोन। कैपिटल में 3 बातें देखनी, क्या क्या? प्रॉपर कैरी फॉर द लास्ट ईयर बैलेंस, प्रॉपर एडजस्टमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर। और लोन में लोन एग्रीमेंट, MOA, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल, टाइमली रीपेमेंट, 180 का कंप्लायंस, ठीक है ना। ये कहाँ चेक करोगे? इन द केस ऑफ लोन, ठीक है। आगे बढ़े, अगली ऑडिट है होटल। अरे ऐसे खत्म होगा ऐसे। प्रीलिमिनरी सेम 6 पॉइंट। होटल के पास कमाई कहाँ से है बताओ? एक तो लॉजिंग, लॉजिंग मतलब रुकाना रूम्स में, और दूसरा रेस्टोरेंट से, ठीक है ना। पहले लॉजिंग की बात करते हैं। बताओ, देखो होटल में हर दिन बनता है एक रजिस्टर, उसे आप बोलते हैं डेली ऑक्यूपेंसी रजिस्टर, ठीक है ना। डेली ऑक्यूपेंसी रजिस्टर ऑडिटर डेली ऑक्यूपेंसी रजिस्टर चेक करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑडिटर चेक करेगा अगर फॉरेन टूरिस्ट आकर पेमेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में तो फेमर कंप्लायंस। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्क्स दिलाएंगे आपको। डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट,
फेमा कंप्लायंस कहाँ पे? अगर पेमेंट किस में होती है? फॉरेन एक्सचेंज में। अगर एजेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, नए पॉइंट्स हैं, ये पुराने किताबों में कभी आपको मिलेंगे नहीं, पुराने लोग इनकी बात भी नहीं करते। हाँ, अगर आपका ट्रेवागो, आपका यात्रा, आपका मेक माई ट्रिप, उसके साथ एग्रीमेंट किया, डिस्काउंट दे रहे हैं आप वहाँ पे, आप होटल की ऑडिट करने के लिए गए, उसका एग्रीमेंट है किसके साथ? आपके मेक माई ट्रिप के साथ। तो एग्रीमेंट की कॉपी मांगो, किससे? क्लाइंट से। आप बोलो एग्रीमेंट की कॉपी दो, जरा देखना है भाई डिस्काउंट वगैरह का पॉइंट है या नहीं, तो आप एग्रीमेंट की कॉपी देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वहाँ पर बुकिंग कौन कर रहा है, पेमेंट कौन ले रहा है? आपका एजेंट। मेक माई ट्रिप क्या है? होटल का एजेंट, ठीक है ना, वो देखो आप। और अब तो बेसिक पॉइंट बन जाएंगे, कैश बुक, पासबुक, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। एक चीज़ और चेक करिए, रेट्स कौन से प्रिवेल कर रहे हैं आपके होटल में, रेट्स क्या हैं और आपने किस रेट पे कस्टमर को रूम दिया है, वो आप चेक करिए। और अगर लगता है बहुत बहुत स्पेशल डिस्काउंट दिया है तो फिर आप चेक करिए ऑथराइजेशन, ठीक है ना। आप 3000 4000 का, जो भी 4000 का रूम है आप दे रहे हैं 1200 1500 में, तो बहुत स्पेशल डिस्काउंट है। आपको क्या देखना पड़ेगा? ऑथराइजेशन। तो देखना एक बार फटाफट से, पहला है डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। अगर फॉरेन करेंसी में आपने पैसा रिसीव किया है तो आपको चेक करना पड़ेगा किसका कंप्लायंस? फेमा का। तीसरी बात, हाँ, आपको रेट्स टैरिफ्स देखने हैं, ठीक है। अगर बुकिंग एजेंट के थ्रू हुई है तो क्या चेक करना पड़ेगा? एग्रीमेंट, कैश बुक, पासबुक, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेंट से पैसा आएगा होटल का, क्या चेक करोगे रेस्टोरेंट में? बताओ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर, और हाँ ठीक है, वो ICS में आ गया, हाँ, प्रॉपर सेग्रीगेशन। मैंने बताया था आपको, ये सिनेमा हॉल के अंदर भी, होटल के अंदर भी, यहाँ का पैसा वहाँ मत ले आना, वहाँ का पैसा यहाँ मत लाना। मतलब होटल में जो पैसा आ रहा है वो रेस्टोरेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, रेस्टोरेंट का पैसा यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अलग तरीके से कैश दोनों का अलग तरीके से होल्ड करना है। मिक्स मैच हो जाएगा सर, दिक्कत होगी। तो प्रॉपर सेग्रीगेशन, यहाँ का कैश वहाँ नहीं, वहाँ का कैश यहाँ नहीं। और जो प्राइजेस आपने पे किए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, सब्जी भाजी ये सब आप लेकर आए हो, जो प्राइजेस पे कर रहे हो वो रीजनेबल है या नहीं। और जो बड़े खर्चे किए हैं उसके लिए ऑथराइजेशन, वाइन्स हैं, ड्रिंक्स हैं, एल्कोहल्स हैं, ठीक है ना। बड़े आपने क्रॉकरी वगैरह मंगवाई। एक क्वेश्चन पूछना हूं आपसे, रेस्टोरेंट में क्रॉकरी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल? पूछ रहा हूं, आप तो अकाउंटिंग के चैंपियन है। रेस्टोरेंट में क्रॉकरी क्या है? सर डिपेंड करती है यूजफुल लाइफ के ऊपर। हाँ, डिपेंड करता है यूजफुल लाइफ के ऊपर। अगर अनब्रेकेबल है और सालों साल चलने वाला, हाँ, यूजफुल लाइफ अगर है तो क्या मानेंगे फिर आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, इट इज डिपेंडेंट अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, राइट। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे इस पे कभी और, ठीक है। अब एग्जाम दो बढ़िया, उसके बाद आना, ठीक है। देखो, अगर डिस्काउंट वगैरह दिया है आपने, ये पॉइंट यहाँ कैसे आ गया? अच्छा हाँ, रेस्टोरेंट, ठीक है। जोमेटो, अभी खत्म कर रहे हैं जोमेटो इस पॉइंट को। डाइन इन, शायद आपने कभी देखा हो, जोमेटो से अगर आप बुकिंग करते किसी रेस्टोरेंट में खाना जाने, मतलब खाना खाने के लिए आप जाने वाले हो, CP में किसी रेस्टोरेंट में, आपको पार्टी देनी है अपने फ्रेंड को बर्थडे पे, ठीक है। आपको लगता है यार 6 लोग हो गए एक साथ, बहुत बिल आएगा। आपने जोमेटो में चेक किया, जोमेटो आपको 30% डिस्काउंट दे रहा है आपके मेंबरशिप पे, गोल्ड मेंबरशिप पे। तो वहाँ पे अगर आप गए हो CP के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जोमेटो से आपने बुकिंग की और आपको डिस्काउंट मिला 30% का, तो उस रेस्टोरेंट की ऑडिट करने के लिए जो जाएगा वो देखेगा यार इनवॉइस पे 30% डिस्काउंट दिया है, तो पूछेगा 30% डिस्काउंट क्यों दिया? तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा? हमारा एग्रीमेंट हुआ किसके साथ? जोमेटो के साथ। तो बोलेगा कॉपी लाओ, किसी कॉपी? एग्रीमेंट की कॉपी। जो किसका एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? रेस्टोरेंट और जोमेटो के बीच में, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट वाला पॉइंट दोनों में लगेगा, लॉजिंग के अंदर भी और रेस्टोरेंट के अंदर भी, ठीक है ना। डन। अब वो खत्म कर रहा है जोमेटो। रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है इंडिया का, उन्होंने विरोध किया कि हमें बहुत नुकसान होता है इन चीज़ों के कारण, ठीक है। एनीवेज, रेंट मिला है, सेम पॉइंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेम पॉइंट, ठीक है। अब बताओ, होटल में पेमेंट किस चीज़ की करोगे? सैलरी। 4 पॉइंट बताओ सैलरी में। स्टाफ रजिस्टर, प्रॉपर डिडक्शन, डमी वर्कर नहीं होना चाहिए। और मैं जैसे रुकता हूँ आप एकदम 2 पॉइंट पकड़ लेते हो, एक कैश बुक पास हो, एक नॉमिनल अकाउंट। एनीवेज, आइटम परचेज किए आपने, सेम पॉइंट चेक करने पड़ेंगे जैसे आपने चेक किए हॉस्पिटल में। कौन कौन से? ICS, बड़े खर्चे ऑथराइजेशन, बड़े खर्चे कैपिटलाइजेशन, और फेवरेट पॉइंट तो है ही आपका कैश बुक पासबुक। कॉमन एक्सपेंडिचर सेम।
एसेट फिक्स्ड एसेट सेम, इन्वेंट्री सेम, लायबिलिटीज कैपिटल सेम, लोन सेम। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिनेमा हॉल, प्रीलिमिनरी सेम। अब बताओ सिनेमा हॉल के पास पैसा कहां से आएगा? टिकट से। अब ध्यान दो भाई, पीवीआर की बात कर रहे हैं। हर सिनेमा हॉल भी एक डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट तैयार करता है अपने यहाँ पे, हर सिनेमा हॉल। कभी आप देखना जो लास्ट शो होगा उसकी बुकिंग हो जाने के बाद वो 1 घंटे रुकते हैं, अब तो ऑनलाइन होती है सारी चीज़ें, वो रिपोर्ट बनाते हैं और अपने हेड ऑफिस मेल करते हैं, होता है। तो हर सिनेमा, तभी तो आप देखते हैं ना अगले दिन सुबह डेटा आ जाता है, ये शो इतना, हाँ इतनी कमाई हुई इस दिन, इतनी कमाई हुई इस दिन, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। रात में हेड ऑफिस में पीवीआर के पास, आरओ के पास सारी डिटेल चली आती है कि इस जगह पे इतनी बुकिंग हुई, इतना पैसा आया, इतनी सीट्स हुई। डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट चेक करिए, पहली बात। दूसरी बात आप चेक करें अगेन, अगर एग्रीमेंट हुआ है बुक माई शो के साथ, पेटीएम के साथ, ऐसे किसी और के साथ, तो आप एग्रीमेंट की कॉपी चेक करिए। और अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट के केस में ऑथराइजेशन चेक करिए। फ्री में पास बांटे हैं आपने, होता है ना कई बार फ्री में पास मिलते हैं, रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, ये सब पास बांटते हैं, 2 टिकट देखाओ कबीर सिंह, ये देखाओ वो देखाओ, ठीक है ना, फ्री में। तो अगर आपने फ्री में पास दिए हैं तो वहाँ पे भी ऑथराइजेशन चेक करना पड़ेगा, कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सब तो आप बोल जाते हो सर, हमारे लिए वही पॉइंट बचता है, कौन सा? ठीक है, देखो पहला है, फटाफट से देखो, डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। दूसरा है फ्री पासेस में क्या चेक करना है? ऑथराइजेशन, डिस्काउंट में टर्म्स एंड कंडीशन, एजेंट के थ्रू एग्रीमेंट अगर हुआ है बुकिंग तो फिर एग्रीमेंट विद द एजेंट। हाँ ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, ये नहीं बताया मैंने आपको। एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट किया है आपने, तो क्या एंटरटेनमेंट टैक्स प्रॉपर डिस्क्लोज किया है टिकट में और जमा भी किया है सरकार के पास या नहीं? पता है आपको, हर मूवी पे लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, राज्य सरकार का। कहीं पर 50% है, कहीं पे 100%। जैसे आप 200 रुपये की टिकट खरीदते हैं अगर, तो 100 रुपये की टिकट होती है और 100 रुपये का टैक्स। सिनेमा वाले को 100 रुपये ही मिलता है भाई, 100 रुपये का टैक्स कहाँ जमा करता है वो? सरकार के पास। तो कई बार शायद आपने सुना हो सरकार मूवी टैक्स फ्री कर देती है। हाँ मतलब जैसे बगल में यूपी है, ठीक है, तो अखिलेश यादव जब थे वहाँ पे मुझे याद है हर दूसरी मूवी टैक्स फ्री, हर दूसरी मूवी टैक्स फ्री, कुछ भी लगा टैक्स फ्री। तो वहाँ मूवी मिल रही है 60 रुपये में, 80 रुपये में, 100 रुपये में, तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते। एंटरटेनमेंट टैक्स अगर कलेक्ट किया है तो प्रॉपर डिस्क्लोज किया है या नहीं, और जमा किया है या नहीं किया, किसके पास? भारत सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, मार्क्स गेनिंग पॉइंट है। एंटरटेनमेंट टैक्स अगर है तो प्रॉपर डिस्क्लोज किया है या नहीं, और डिपॉजिट किया है या नहीं, ठीक है। और बताओ भाई, इसमें पैसा और कहाँ से आएगा? सिनेमा हॉल के पास एडवर्टीजमेंट होता है सिनेमा हॉल में, पता है आपको? मूवी देखने गए, मूवी से पहले ऐड, मूवी के बीच में ऐड, और वहाँ कुछ स्टैंडीज लगी होती हैं, कभी आपने देखा हो अलग अलग चीज़ों की। ऐसा भी हो सकता है जो बकेट आप लेकर आए उसमें किसी का ऐड है, आपने पॉपकॉर्न का बकेट खरीदा उसमें किसी का ऐड है, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में किसी का ऐड है, तो वो ऐड होते हैं। तो अगर ऐड से भी रेवेन्यू आता है पीवीआर के पास तो क्या चेक करेगा ऑडिटर? सबसे पहले चेक करेगा आपके रेट्स, एग्जिस्टिंग रेट्स होते हैं सर, 10 सेकेंड का इतना रेट मूवी से पहले, अगर बीच में चलाना है तो 10 सेकंड का इतना रेट, पहले रेट चेक करेगा। दूसरी बात चेक करेगा, एग्रीमेंट हुआ होगा आपका पीवीआर का किसके साथ? जिसका ऐड वो चला रहे हैं, जिसका ऐड वो चला रहे हैं, एग्रीमेंट चेक करेगा। फिर प्रॉपर कैलकुलेशन एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। एग्रीमेंट में आपने बोला पर 10 सेकंड का हम लेंगे आपसे 50,000 रुपये, तो 25 सेकंड का ऐड था, कितना लेंगे? पर 10 सेकेंड 50,000, 25 सेकेंड का 1.5 लाख रुपए, 20 सेकेंड से 1 सेकेंड भी ऊपर होगा तो 50,000 रुपये और लगेगा। तो चेक करेगा जो रेट है उसके हिसाब से कंप्यूटेशन है या नहीं, और पैसा आया है एडवर्टीजमेंट से, तो ऑब्वियस सी बात है आपके फेवरेट पॉइंट आप लगा सकते हैं क्या? जनरली पासबुक होता है वैसे, जनरली, ठीक है ना, क्योंकि बड़े ट्रांजेक्शन ही होते हैं तो पेमेंट जो है आपकी उसमें आती है, ठीक है ना। और उस केस में टीडीएस वगैरह रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले क्या देखना है आपको? रेट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और चेक एग्रीमेंट। इसमें लिख सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो, डी पॉइंट, प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन एज पर द एग्रीमेंट और रेट्स प्रिवेलिंग, प्रॉपर कैलकुलेशन एज पर द एग्रीमेंट और रेट्स प्रिवेलिंग।
अरे उस सज्जन को बुलाना बाहर से। ठीक है, क्या है अब? क्लास कैंसिल कर दें 11 बजे वाली, प्रोटेस्ट में जाना है। ठीक है ना, डन। देखें अगला है, नेक्स्ट इज टिकट से पैसा आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, एडवर्टीजमेंट हो गया। पेमेंट, पेमेंट किसको करेगा? सिनेमा हॉल। आप बताओ, पेमेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। आपको पता है मूवीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, उससे होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब आप लेते हैं तो आपका एग्रीमेंट होता है किसके साथ? डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। कैलकुलेशन करें आप एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर एडवांस दिया डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो चीज़ चेक करेगा। कई बार एडवांस देना पड़ता है, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। वो आप चेक करेंगे। पेमेंट दी है तो आपके पासबुक में एंट्री होगी। अगर कोई पैसा बाकी है डिस्ट्रीब्यूटर का तो आपने लायबिलिटी के तौर पे दिखाया है या नहीं। इतना क्लियर है? 4-5 बातें ध्यान रखना। पहला है, फर्स्ट इज एग्रीमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा, रेट ऑफ कमीशन। ठीक बात है, क्या रेट है उसका? प्रॉपर कैलकुलेशन एज पर द एग्रीमेंट, पासबुक में एंट्री, और अगर पैसा बाकी है तो फिर लायबिलिटी। ठीक है ना? और सिनेमा हॉल पैसा कहाँ खर्च करेगा? सैलरी में। सैलरी में सेम पॉइंट लगेंगे, कॉमन एक्सपेंडिचर सेम पॉइंट लगेंगे। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन वही पूछता हूँ आपसे दोबारा, सिनेमा हॉल में ऑडिटोरियम में सारे कर्टेन चेंज करा दिए, सारे के सारे कर्टेन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल? कैपिटल है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना? तो रिपेयर मेंटेनेंस में पहली बात चेक करो, ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, किसी का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। अगर हैवी एक्सपेंडिचर है चाहिए आपको ऑथराइजेशन। दूसरी बात, अगर हैवी एक्सपेंडिचर तो कैपिटलाइज किया है या नहीं, और खर्चे जो आपने किए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, और अगर खर्चे आपने किए हैं तो आपके कैश बुक और पासबुक के अंदर एंट्री होगी। ये खर्चे किस चीज़ के हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। तो पहला पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, कॉपीज ऑफ बिल एंड इनवॉइसेस चेक करें, कैश बुक चेक करें, ऑथराइजेशन आप चेक करें। हैवी खर्चों में क्या चेक करोगे? हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एआरपी परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एआरपी आप परफॉर्म करिए, करेंट ईयर एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करें प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर के साथ। डन। एसेट सेम, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, कैपिटल लोन सेम। डन। आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ा शानदार है सर। ऑडिट ऑफ क्लब। ठीक है भाई, ये वो क्लब नहीं जो आप समझ रहे हैं, डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लब की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? देखो, क्लब के केस में प्रीलिमिनरी सेम है 5-6 पॉइंट। कौन कौन से बताना जरा एक बार? लीगल स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, आईसीएस, हाँ, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ले लो, अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक कर लो। ठीक है ना? क्लब में पैसा कहाँ से आएगा? मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन। क्या चेक करोगे सर? मेंबर का रजिस्टर, उनको रसीद दी होगी, उसकी कॉपी चेक करिए। सबसे मेजर पॉइंट जो आपके अकाउंट में करते हो, जीवन उसी में खत्म होता है आपका एनपीओ में। एडवांस और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या बनाते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसके बाद सारी कहानी बनाते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो मेंबर का रजिस्टर, कॉपीज ऑफ रिसीट्स, प्रॉपर एडजस्टमेंट किस चीज़ का? एडवांस का और आउटस्टैंडिंग का। और मेंबरशिप में अगर आपने अगेन रिफंडेबल फीस ली है तो उसे लायबिलिटी के तौर पे दिखाया है या नहीं, और साथ में आपके पासबुक के अंदर एंट्री होगी। ये 5-6 पॉइंट आपको चेक करने होंगे। क्लियर है? 5-6 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट इज क्या चेक करना है? मेंबर का रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, कॉपीज ऑफ रिसीट्स, प्रॉपर एडजस्टमेंट। ठीक है? किस चीज का एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का। और एडमिशन फीस अगर रिफंडेबल है तो आप दिखाएं एज आ लायबिलिटी। और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज में, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर पैसा बहुत समय से नहीं आया तो किससे बात करिए? मैनेजमेंट से, कैश बुक, पासबुक। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और भी तो पैसा आएगा क्लब के पास। और कहाँ से पैसा आएगा? अरे जिम्नेशियम है, जिम है, स्विमिंग पूल है, वहाँ से भी तो पैसा आएगा। और ड्रिंक्स बेच रहे हो, फूड आइटम बेच रहे हो, वहाँ से भी पैसा आएगा। तो क्या चेक करोगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेट क्या है प्रिवेलिंग, कैलकुलेशन रेट के हिसाब से, इनवॉइसेस की कॉपीज,
जो पैसा आया कैश बुक और पासबुक में एंट्री, ठीक है ना। इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट, आप फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है इसमें देखो आप, फ्रॉम सेल ऑफ ड्रिंक एंड फूड आइटम्स, ठीक है ना। इसमें आप आगे एक चीज और लिख दो, कॉमा, जिम, स्विमिंग पूल एटसेट्रा, जिम, स्विमिंग पूल एटसेट्रा, ठीक है ना। रेट्स चेक करने हैं, आईसीएस चेक करना है, आपने बिल्स दिए होंगे उसकी कॉपीज चेक करेंगे, कैश बुक पासबुक को चेक करेंगे। वैसे रजिस्टर आपको मिल गया ना, आपको रजिस्टर मिला नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? पेमेंट, पेमेंट पहला है फर्स्ट इज टुवर्ड्स परचेज ऑफ फूड आइटम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट आप मेजर कहाँ करेंगे, देखो एक तो सैलरी पेमेंट करेंगे आप क्लब के अंदर, दूसरा कॉमन एक्सपेंडिचर, और तीसरा है अगर आप फूड आइटम स्पोर्ट्स, इनका रजिस्टर दो भाई, रजिस्टर इनका जिनकी फोटोकॉपी कराई थी तो 3 दिन पहले बात हो गई थी, कहाँ है इनका रजिस्टर? प्रदेश से बात करिए, अभी दीजिए आप इनका रजिस्टर, ठीक है। पहला है टुवर्ड्स परचेज ऑफ फूड आइटम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एटसेट्रा। अगेन फूड आइटम खरीदे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, क्या चेक करेंगे आप? आईसीएस, बड़े खर्चे हैं, ऑथराइजेशन, बड़े खर्चे हैं, कैपिटलाइजेशन, प्राइजेस जो दिए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, और कैश बुक और पासबुक। सैलरी सेम, कॉमन एक्सपेंडिचर सेम, एसेट सेम, लाइबिलिटीज सेम, डन। ये तो सारे ही सेम है सर। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिमिनरी सेम, पैसा कहाँ से आएगा? मेंबरशिप वगैरह से सेम, डोनेशन सेम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेम, पेमेंट टू वॉलंटियर स्टाफ सेम, कॉमन एक्सपेंडिचर सेम, एसेट सेम, कैपिटल कॉर्पस सेम, ठीक है ना। हाँ, अभी चर्चा करते हैं। एनजीओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनजीओ, एनजीओ बोले तो बीइंग ह्यूमन, क्राई, क्राई सुना है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू, बच्चों के भले के लिए होती है। अब बीइंग ह्यूमन की बात करो, बीइंग ह्यूमन, भाई की एनजीओ, भाई को एहसास हुआ बहुत साल के बाद कि मैं ह्यूमन भी हूँ, तो उसने एक संस्था खोली बीइंग ह्यूमन, पिताजी ने एहसास दिलाया, अदरवाइज तो जेल के अंदर बैठे होते। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। रिसीट्स की बात करिए, बीइंग ह्यूमन के पास पैसा कहाँ से आएगा? एक तो उनके प्रोडक्ट आते हैं, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, कैप, लोफर्स, फ्लोटर्स, सब बेचते हैं सब, ठीक है ना। दूसरा उनके पास पैसा आता है, वो शोज वगैरह कराते हैं, कभी फैशन शो करवा दिया, कभी क्रिकेट मैच करवा दिया, कभी ये करवा दिया, कभी वो करवा दिया, सलमान खान है टिकट लगा दी, पैसा आया उससे, गरीबों के उत्थान के लिए लगा रहे, ऐसा बात तो ऐसी करते हैं। और पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर है तो उससे इनकम होगी आपको, वहाँ से पैसा आएगा, ठीक है ना। और पैसा कहाँ से आएगा? डोनेशन से। हमें सिर्फ 2 बातें पढ़नी है। पहला क्या है? फर्स्ट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट और आइटम्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट और आइटम्स, ठीक है ना। आप समझना बात को। सेल ऑफ प्रोडक्ट आइटम की अगर आप बात करें, जैसे बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन में शर्ट्स, ट्राउजर्स, ये सब वो खुद नहीं बेचता, मतलब खुद का उसका आउटलेट नहीं है, उन्होंने टाई अप किया हुआ है लाइफस्टाइल के साथ, शॉपर स्टॉप के साथ। अगर एग्रीमेंट है किसका? बीइंग ह्यूमन, किसके साथ? शॉपर स्टॉप के साथ, लाइफस्टाइल के साथ। तो वो एग्रीमेंट की कॉपी चेक करेंगे आप, और क्या चेक करोगे? सेल और प्रोडक्ट में इनवॉइसेस की कॉपी चेक करेंगे आप, और क्या चेक करेंगे? अगर पैसा बाकी है तो देखेंगे लायबिलिटी के तौर पे दिखाया, एसेट के तौर पे दिखाया है या नहीं, अगर पैसा मिलना बाकी है, ठीक है ना। और अगर प्रोडक्ट बेचे तो आपके कैश बुक और पासबुक में एंट्री होगी, ठीक है ना। और पैसा अगर आया है, डिस्काउंट वगैरह दिया तो क्या चेक करोगे? ऑथराइजेशन, नॉमिनल अकाउंट में एंट्री, ठीक है ना। अगला है पैसा आता है कई बार प्रोग्राम से, उस प्रोग्राम को आप क्या बोलते हैं? फंड रेजिंग प्रोग्राम। क्या बोलेंगे आप? फंड रेजिंग प्रोग्राम। पहला है फंड रेजिंग प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल फैशन शो कराया सलमान खान ने, सारे एक्टर को बुला लिया, हुआ था एक बार पीछे बीइंग ह्यूमन का, सारे लोग आ गए उसमें, संजय दत्त से लेकर हर कोई, 3-4 साल पहले की बात है। तो टिकट लगा दी, पैसा आया, वो रिसीट्स आपके लिए, क्या चेक करोगे आप? रेट्स क्या थे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या था? कैश को कलेक्ट करना और कैश को जमा करने का प्रोसीजर क्या था, ठीक है ना। और अगर फ्री में पास बांटे हैं तो ऑथराइजेशन चेक करिए,
ठीक है ना। और फंड अगर रेज किया है स्पेशल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल केरला में बाढ़ आ गई, उसके लिए फैशन शो करवाया आपने कि पैसा आएगा तो राहत सामग्री भेजेंगे, कहाँ पे, केरला, तो आपने राहत सामग्री भेजी या नहीं, या पता चला आप नाच ही रहे हो मुंबई में अभी भी, ठीक है ना। तो स्पेशल पर्पस के लिए अगर आपने प्रोग्राम कराया है, फंड रेज किया है, तो स्पेशल पर्पस में आपने इस्तेमाल किया है या नहीं, बाकी चिल्लर पॉइंट तो आप लगा ही दोगे। क्या, कैश बुक, पासबुक, नॉमिनल अकाउंट। जरा एक बार पढ़ना है, इसमें सबसे पहले क्या चेक करोगे? हाँ, इंक्वायरी कर सकते हैं आप वॉलंटियर्स वगैरह से। टिकट्स और रिसीट्स की कॉपी चेक करें। और क्या चेक करेंगे? कैश बुक। और क्या चेक करेंगे? स्पेसिफिक पर्पस। और कोई पॉइंट बनना चाहिए क्या इसमें? और कोई पॉइंट बनना चाहिए इसमें? फ्री में पास लिखो फटाफट से, एफ पॉइंट। इन केस ऑफ फ्री पासेस चेक ऑथराइजेशन। इन केस ऑफ फ्री पासेस चेक ऑथराइजेशन। In case of free passes, check authorization. डन है भाई? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सेम, डोनेशन सेम। अब बताओ खर्चा कहाँ होगा बीइंग ह्यूमन का? एक तो प्रोग्राम कराने में खर्चा तो होगा ना, रिफ्रेशमेंट मंगवाया, खाने पीने के आइटम मंगवाए, तो खर्चा होगा। तो क्या चेक करोगे आप? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बड़े खर्चे के लिए हाँ इनवॉइस की कॉपीज, बड़े खर्चों के लिए ऑथराइजेशन, कैश बुक के अंदर एंट्री होगी, ये सारी बातें। हाँ, और अगर जो खर्चा किया वो प्रोग्राम के लिए रेलेवेंट भी है या नहीं, रेलेवेंट भी है या नहीं। पता चला सारे एक्टर्स आए और अपने बहुत सारे खर्चे करवा दिए, ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स आ रही हैं, ठीक है ना, जितना पैसा नहीं आया उतना तो पैसा आपने खर्च कर दिया ड्रिंक पे, तो जो खर्चा आपने किया वो प्रोग्राम के लिए रेलेवेंट है या नहीं। उससे प्रोग्राम का खर्चा ना डालें। अगर सलमान खान बैठ के शाम को शो के बाद चीयर्स कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, संजय दत्त बैठा है और लोग बैठे हैं, तो आपका पर्सनल खर्चा है वो आपके बीइंग ह्यूमन का खर्चा नहीं है। और पर्सनल खर्चे को आप, पता है आपको, एनईटी का खर्चा नहीं दिखाते, ठीक है ना। अगला है एसेट। एसेट में क्या चेक करोगे? फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज। हो सकता है बीइंग ह्यूमन के पास इन्वेस्टमेंट हो अपने नाम पे, एफडी हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो क्या चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट में, आप बताओ जरा। एएस कौन सा लगता है? एएस 13, एएस 13, हाँ 13 नहीं 13, ठीक बात है। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सर्टिफिकेट, अगर फिजिकल फॉर्म में है शेयर सर्टिफिकेट या एफडी, तो एफडी सर्टिफिकेट। और अगर डीमैट तो डिपॉजिटरी से बात कर सकते हैं आप। डीमैट फॉर्म पता है ना आपको, ठीक है, डन। चलिए, लायबिलिटी में कैपिटल सेम। कैपिटल में क्या आएगा? 3 बातें, कैरी फॉरवर्ड, डिस्क्लोजर, एडजस्टमेंट, ठीक है। लोकल बॉडी, अब बताओ लोकल बॉडी का एग्जांपल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, द मोस्ट करप्टेड बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, एमसीडी। अब सुनो, एमसीडी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है? प्लीज मेरी सेम है, एसेट सेम है, लायबिलिटी सेम है। सुनो, पैसा आता है इनके पास बहुत सारे सोर्सेज से। एक तो पैसा आता है इनके पास टैक्स से। बस पूछो मत सर क्या हालत है, अभी कुछ आपको पता होगा 5-7 दिन पहले 12 इंस्टीट्यूट सील कर दिए लक्ष्मी नगर में, 12 इंस्टीट्यूट सील कर दिए एक ही मतलब 4-5 घंटे के अंदर। तो टैक्सेशन है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कन्वर्जन के चार्जेस ले रहे हैं, बहुत कुछ। हमने भी कई मतलब लाखों रुपए दिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों भाई? वो कहते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इतने साल से सो रहे थे, आपको याद आया सरकार को चाहिए पैसा, पैसा नहीं बहुत पैसा, पैसे से काम नहीं चलेगा, बहुत पैसा चाहिए उनको। और जो पैसा नहीं दे रहा है वो सील कर रहे हैं उठा के सीधे, ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकते आप, बहुत बुरी हालत है। एक तो वैसे ही पहले इकोनॉमी डाउन है, ऊपर से आप सीलिंग करोगे तो क्या होगा सर, आप बताओ देश का क्या होगा। तो कोई बात नहीं। तो टैक्स आता है एमसीडी के पास। टैक्स में क्या चेक करोगे आप? सुनते जाओ। टैक्स का स्लैब रेट होगा। अगर टैक्स का कलेक्शन आप डायरेक्टली करोगे तो ठीक है, इनडायरेक्टली पेटीएम में जाकर टैक्स पे कर दिया आपने, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं, पता है आपको। तो पेटीएम और एमसीडी का एग्रीमेंट होगा, वो चेक करोगे। और टैक्स को लेकर, और अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिसीव किया आपने, एमसीडी की खुद की साइट है ईएमसीडी, वहां पेमेंट करते हैं आप जाकर, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में चेक करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का सिस्टम वो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, और अगर दिक्कत जाएगी तो एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। और क्या चेक करेगा? अगर काफ़ी समय से टैक्स बाकी है लोगों के, तो आपने प्रॉपर एक्शन लिया है या नहीं उनके अगेंस्ट, बाकी आपके बेसिक पॉइंट तो है ही, ठीक है ना।
तो पहला है क्या चेक करोगे आप, स्लैब रेट्स। दूसरा, आउटस्टैंडिंग ड्यूज में प्रॉपर स्टेप लिए हैं या नहीं, और ड्यू डेट्स क्या है, बिल्कुल सही बात है। और लेट पेमेंट में बिल्कुल ठीक बात है, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपने रिसीव की है या नहीं। और ऑनलाइन पेमेंट में क्या चेक करोगे, ICS। और एजेंट के थ्रू अगर पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं तो क्या चेक करेंगे आप, एग्रीमेंट। बाकी कैश बुक, पासबुक, कॉपीज ऑफ रिसीट्स आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और पैसा कैसे आएगा MCD के पास, डोनेशन सेम पॉइंट है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक है, रेंट रिसीव्ड। MCD की या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की अपनी जगह होती है, होर्डिंग्स की, पार्किंग्स की। आपको पता है यार, दिल्ली में तो इन्होंने वेल मैनेज किया हुआ है पार्किंग और होर्डिंग्स, और बहुत मेजर सोर्स है इनके पास पार्किंग से और होर्डिंग से। होर्डिंग की बात करिए और पार्किंग की, मैक्सिमम जगहों पे दोनों सिस्टम चलते हैं टेंडर के थ्रू। टेंडर के थ्रू MCD खुद हेडेक नहीं लेता, ऑक्शन करवाता है। ई ऑक्शन होता है कई बार, ई ऑक्शन पता है, वेबसाइट में जाकर। कई बार फिजिकल ऑक्शन होता है, वो कहते हैं भाई लक्ष्मी नगर की पार्किंग है, बोली स्टार्ट हो रही 50 लाख से पर ईयर, 1 साल की, तो वहाँ ऑक्शन लगाते हैं लोग। जैसे मुझे बताया इसने, मेरी गाड़ी खड़ी होती है तो मैं कई बार चीज़ें पूछ लेता हूँ। मैंने कहा भाई हाँ कितने का टेंडर है, बोला सर 84 लाख का साल का, एक पार्किंग का 84 लाख। उसने MCD को 84 लाख दे दिए, अब उसके पास 50 लाख आए या 2 करोड़ उसका है। टेंडर में तो ये होता ही सारी कहानी। 84 लाख किसके पास आ गया, MCD के पास। MCD खुद ले रहा है कि आपसे 20-20 रुपये पार्किंग के, 100-100 रुपये नहीं, ये कौन ले रहा है, जिसने टेंडर लिया है। तो MCD के पास पैसा कैसे आया, टेंडर के थ्रू। टेंडर की प्रोसेस चेक करो, क्योंकि उसमें तो धांधली होगी। फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन वगैरह हुआ है या नहीं। पैसा आया तो ऑब्वियस सी बात है, पासबुक, एग्रीमेंट हुआ होगा MCD का इसके साथ, एग्रीमेंट की कॉपी चेक करिए। और अगर MCD की खुद की जगह है कोई, मैं कहता हूँ, तो वहाँ पे पार्किंग के रेट चेक करिए, रेट्स क्या हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। दूसरा होता है होर्डिंग। होर्डिंग के बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर है, बहुत मैसिव चार्ज करता है MCD। जो सामने होर्डिंग आप देखते हैं, एक होर्डिंग 1.5 लाख की, दूसरी 2 लाख की, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ईयर की नहीं, पर मंथ की। तो MCD के पास यहाँ से इतना पैसा आता है, तो ये कई बार एडवर्टीजमेंट एजेंसी खुद ले लेती हैं और अपने रिस्क पे चलाती है। शायद आपने देखा होगा, कभी लिखा होता है कि एडवर्टीजमेंट के लिए कॉल करें, तो MCD हेडेक लेता है। MCD कहता है 5 साल के लिए आप ले लो ये जगह, आप कितने में बेचो आपका प्रॉफिट है, हमें इतना पे कर देना आप। तो अगेन वहाँ टेंडर वगैरह हुआ होगा, एग्रीमेंट चेक करिए, पैसा आया होगा तो पासबुक चेक करिए, प्रॉपर कंपटीशन चेक करिए, ये बातें चेक करनी है, ठीक है ना। पढ़ना एक बार ज़रा क्या लिखा है। पहली बात, क्या अलॉटमेंट टेंडर बेसिस पे हुआ है, और अगर टेंडर बेसिस पे हुआ है तो ऑक्शन वगैरह एप्रोप्रिएट है या नहीं। और क्या चेक करना है, पासबुक, प्रॉपर एंट्री इन द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पॉइंट्स तो काफ़ी सारे बन सकते हैं इसमें, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, पॉइंट नंबर ई, चेक वेदर कैलकुलेशन इज एज पर द प्रिवेलिंग रेट्स। चेक वेदर calculation is as per the prevailing rates. ठीक है, डन। अब देखो खर्चा कहाँ कहाँ होगा भाई MCD का। एक तो सैलरी सेम पॉइंट है, देते नहीं कभी, बात अलग है। कॉमन एक्सपेंडिचर आप देखें, हर दिन हड़ताल में बैठे होते हैं MCD वाले। कॉमन एक्सपेंडिचर, पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर में क्या, कौन सा पैसा खर्च करेगी जरा बताओ MCD आप। साफ सफाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, कई बार इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करते हैं MCD वाले। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल नहीं है, बिजली नहीं किसी रोड पे कहीं पर किसी गांव में, तो वो भी वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो पब्लिक वेलफेयर का अगर आप खर्चा करते हैं, बात समझना ध्यान से, पब्लिक वेलफेयर का, तो क्या चेक करेगा ऑडिटर, जो खर्चा आप कर रहे हैं वो रीजनेबल है या नहीं। जो पैसा आपके पास सरकार से आया, मैं आपको बताऊं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट से। किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। वो पैसा जो सैंक्शन था, वो सैंक्शन के हिसाब से आपने खर्चा किया है या नहीं, ये आप गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर भी पढ़ते हैं। जो खर्चा आप कर रहे हैं वो बजटेड फिगर के साथ मैच करता है या नहीं, क्योंकि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको तो पता है, बजट बनाकर पैसा मांगते हैं,
भाई अगले साल का ये बजट है, इतना पैसा चाहिए हमको स्टेट गवर्नमेंट से, इतना पैसा चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, इतनी डोनेशन चाहिए, इतनी एड चाहिए, तो चेक करेंगे आप जो पैसा खर्च किया वो सैंक्शनड है या नहीं, जो पैसा खर्च किया वो बजटेड फिगर के साथ मैच करता है या नहीं। और क्या चेक करोगे आप? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर मैंने कई सारे केसेस भी पढ़े हैं प्रैक्टिकल इसमें। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद कई बार इलेक्ट्रिफिकेशन करवाता है, कुछ गलियों में, कुछ रोडों में जहाँ लाइट नहीं होती, तो वहाँ वो एग्रीमेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कि भाई हम आपको पैसा देंगे, आप यहाँ मतलब बिजली लगाओ, आप यहाँ पे पोल लगाओ, यहाँ लाइट होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके बिहाफ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन, तो एग्रीमेंट चेक करना है किसके बीच में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में, ठीक है ना। पढ़ना जरा इसमें क्या लिखा है। पहला आपको कंपैरिजन करना है एक्चुअल फिगर किसके साथ, बजटेड फिगर के साथ। दूसरा क्या चेक करना है आपको, जो प्राइजेस दिए हैं वो रीजनेबल है या नहीं। अगला जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है या नहीं। कैश बुक, पासबुक, हैवी एक्सपेंडिचर में क्या चेक करोगे, ऑथराइजेशन। लिखो एक अगला पॉइंट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, in case of electrification through electricity board, in case of electrification through electricity board, check agreement with them, check agreement with them, ठीक है, check agreement with them। अगला एसेट लायबिलिटीज सेम, डन। अच्छा पब्लिशर क्या बताओ फटाफट से, प्रिलिमिनरी सेम, ठीक है, एसेट लायबिलिटी सेम। पब्लिशर के पास पैसा कहां से आएगा, सॉरी पब्लिशर के पास पैसा कहां से आएगा, आपसे पूछ रहा हूं, बुक्स बेचकर। बुक्स में क्या चेक करोगे, इनवॉइस की कॉपी, और सैंपल में बांटा है, सैंपल में तो ऑथराइजेशन और डिस्काउंट वगैरह दिया, ऑथराइजेशन, ठीक है ना। और कैश बुक, पासबुक में एंट्री, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड चेक करना है, ठीक है ना। और पब्लिशर के पास पैसा कहां से आएगा, एडवर्टीजमेंट से, सेम पॉइंट लगेंगे। एडवर्टीजमेंट देखा कभी आपने, स्कैनर वगैरह के अंदर आपने देखा हो, बहुत सारे ऐड लगे होते हैं, ठीक है ना। एग्रीमेंट्स, एग्जिस्टिंग रेट, पासबुक, ये सब कुछ। इनकम और इन्वेस्टमेंट सेम। पब्लिशर का मेजर खर्चा कौन सा है, पब्लिशर का मेजर खर्चा, अरे रॉयल्टी पे करेगा ऑथर को। क्या पे करेगा, रॉयल्टी, किसको, ऑथर को। क्या चेक करेंगे आप उसमें, एग्रीमेंट ऑथर के साथ, प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ रॉयल्टी। हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल में स्टेटमेंट भेजते हैं आप ऑथर के पास, कितनी बुक बिकी, ठीक है ना, कितनी बुक वापस आई, उसका स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट चेक करेंगे आप। अगर पेमेंट की है आपने ऑथर को तो आपके पासबुक में एंट्री होगी, वो चेक करिए। अगर डाउट है फिर भी ऑथर से बात कर सकता है, कौन, ऑडिटर। किससे बात कर सकता है, ऑथर से। पहला पढ़ना एग्रीमेंट विद द ऑथर। सेकंड क्या चेक करना है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ रॉयल्टी। अगला क्या चेक करना है, नेक्स्ट इज पीरियोडिकल स्टेटमेंट। अगर आपने भेजा है तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट चेक करिए, और पासबुक। और सीधे किससे बात कर सकता है, ऑथर से, ठीक है ना। एसेट सेम, लायबिलिटीज सेम। अब बताओ, ये जनरल पॉइंट मैंने लिखा है लीजिंग कंपनी में। लीजिंग कंपनी में एनी 8-9 पॉइंट सब मिलाकर, अगर मैं कह रहा हूँ सीधा क्वेश्चन आ गया 6 नंबर में कि लीजिंग कंपनी के बारे में लिखो, ये 4 नंबर में लीजिंग कंपनी के बारे में बताइए, ऑडिट कैसे करेंगे, सब मिला दो। 2-3 पॉइंट वहां से उठा लो, लीगल स्टेटस, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। लीजिंग कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, लीज रेंट कहां से आएगा, लीज रेंट। तो चेक करें आप लीज एग्रीमेंट की कॉपी, प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ लीज रेंट, AS 19 का कंप्लायंस, AS 19 का कंप्लायंस। पेमेंट कहां करेगा, लीजिंग कंपनी, टुवर्ड्स परचेज ऑफ एसेट्स, सैलरी, कॉमन एक्सपेंडिचर, एसेट के लिए ऑथराइजेशन वगैरह आप चेक करिए, और बाकी सैलरी आपको पता है, 1-2 पॉइंट वहां से। और एसेट्स को चेक करने के लिए क्या चेक करोगे, फिक्स्ड एसेट्स में क्या चेक करोगे, डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। लायबिलिटी में कैपिटल और लोन, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट मिला दिए, ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट है, ठीक है, डन। 1-2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना, जब आप एसेट की बात करेंगे, जो एसेट आपने खरीदी है, इनवॉइस चेक करेंगे आप,
और इंस्टॉलेशन के खर्चे अगर किए गए हैं तो उसे भी कैपिटलाइज करना ज़रूरी है। साथ में एसेट चेक कर सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन से, ठीक है। और लाइबिलिटी में मैंने एक पॉइंट लिखा है लोन एग्रीमेंट का, और एसेट में 4 पॉइंट है, ठीक है ना। डन। आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मेरा आपसे क्वेश्चन है, रिकॉर्ड इनकम्प्लीट कब होगा? 2 केस में। पहला, या तो जब रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है क्लाइंट के पास, जल गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसे सीज करके ले गई, जब्त करके। ये पहला केस है, रिकॉर्ड है ही नहीं आपके पास। रीजन क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में रीजन क्या है? या तो रिकॉर्ड क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, या फिर उसे सीज कर लिया। किसने सीज कर लिया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, अथॉरिटी ने। दूसरा, रिकॉर्ड है तो लेकिन बनाया गया सिंगल एंट्री बेसिस पे। किस पे? सिंगल एंट्री बेसिस पे, ठीक है ना। सुनना ध्यान से। 2 केसेस में आपके रिकॉर्ड्स आप मानेंगे इनकम्प्लीट है। पहला कब? सिंगल एंट्री बेसिस। दूसरा, रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। व्हाई दे आर नॉट अवेलेबल? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? नेचुरल कैलेमिटी। दूसरा क्या है? सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। अब बताओ, अगर सिंगल एंट्री बेसिस पे क्या करेगा ऑडिटर? सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, कन्वर्ट करिए। किस में? डबल एंट्री बेसिस पे। याद करें 128 कहता है 128 की हर कंपनी को अपने रिकॉर्ड डबल एंट्री बेसिस पे तैयार करने हैं, और अगर सिंगल एंट्री बेसिस पे तैयार किए तो ऑडिटर बोलेगा आप इसे कन्वर्ट करिए। किस में? डबल एंट्री पे। लेकिन इशू तो तब है, फाइट तो तब है जब रिकॉर्ड है ही नहीं है। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या करोगे आप? तब आपको बहुत सारे प्रोसीजर, ऑल्टरनेट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। क्या क्या चेक करने के लिए? रिसीट्स एंड पेमेंट और एसेट्स और लाइबिलिटीज। सुनो ध्यान से। रिसीट पेमेंट का पता कहाँ से लगाओगे? रिकॉर्ड ही नहीं है, कहाँ से पता लगाओगे? बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा बैंक से, बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा बैंक से, वो देखो। कैशियर से बात करो, ठीक है ना। जिसको गुड्स बेचे हैं, जिससे गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिटर और डेटर, उनसे बात करिए। सेल परचेज का भी पता लगेगा और उनके बैलेंसेस का भी पता चलेगा, बैलेंसेस का भी, ठीक है ना। और कैसे पता करोगे? एआरपी। एआरपी मतलब प्रीवियस ईयर के ट्रेंड बनाकर इस साल का एस्टिमेटेड खर्चा मान सकते हैं आप, ठीक है ना। ये 4-5 पॉइंट करने पड़ेंगे। किस चीज को चेक करने के लिए? रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब एसेट लायबिलिटी का पता कैसे चलेगा जरा बताओ? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओ, उससे कम ओपनिंग बैलेंस तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है ना। बाकी खुद से कैसे करोगे? लोन का पता कैसे चलेगा? बैंक से बात करो, लोन एग्रीमेंट की कॉपी लो। डेटर और क्रेडिटर के बारे में पता कैसे चलेगा? उन दोनों से बात करो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। कैश के बारे में पता कैसे चलेगा? कैशियर से। बैंक बैलेंस के बारे में पता कैसे चलेगा? पासबुक लेकर। तो बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं आप, अगर आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं भी हैं तब भी। लेकिन आपने बहुत प्रयास कर लिया सर, आपको लगता है तब भी रिकॉर्ड्स आपके पास, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? जितने रिकॉर्ड्स आपके पास हैं उसके आधार पे ऑडिट करो और डिस्क्लेमर इशू कर दो 705 के अंदर। क्या बोले? कि मैंने ऑडिट की है अवेलेबल रिकॉर्ड्स के साथ, लेकिन जो रिकॉर्ड्स मेरे पास थे ही नहीं उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप डिस्क्लेमर इशू कर दे। कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट में। ऐसे कौन सा? 705, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। तो मतलब थोड़ा सा एक पर्सनल है मेरे साथ इसका, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन आया था, ये मैंने आपको बताया था 10 नंबर में क्वेश्चन आया कि आप ऑडिट करने के लिए हॉस्पिटल की और पता चला 2 दिन पहले सारे रिकॉर्ड जल गए, अब बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन 1.5 लाइन का, ठीक है ना, 1.5 लाइन का। पहले की कहानी अलग थी, मैं बताऊं। ऑडिट के अंदर अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल भी अलग हो गया है और चेकिंग का लेवल भी। अब तो तब भी बहुत नंबर दे रहा है, 93, 91 तो हमारी क्लास से है, बाकी छोड़ो। पहले 45, 50, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली सारे सब्जेक्ट किनारे, ऑडिट एक तरफ। पहले पढ़ेंगे ऑडिट। मैंने खुद ने पूरी नोटिंग और पूरी एक नोटबुक तैयार की जो ऑडिट की, इंटर के अंदर भी फाइनल के अंदर भी। मुझे लगा ये सब्जेक्ट खतरनाक है, क्योंकि सीनियर्स ने बहुत डरा दिया था, नंबर मिलते ही नहीं थे भाई, मिलते ही नहीं थे, और हमारे लड़ने वाला कोई था नहीं। लेकिन तब भी निकल गए पास होते होते, चलो चले गए। हम तो मान के बैठे थे नंबर मिलेंगे ही नहीं। AIR 1 के नंबर आते थे 48 ऑडिट में, जब उसके नंबर 48 आएंगे हम लोग का क्या होगा? जो रैंक तो कभी ला ही नहीं सकते जीवन में। तो ये हालत थी। अब तो थोड़ा सा कूल हो गया, सुपर कूल। 91% में फर्स्ट रैंक गाड़ी, क्या चाहिए आपको जीवन से बताओ? बैंक स्टेटमेंट,
एनीवेज देखिए, अच्छा मैं आपको रिसीव पेमेंट बता रहा था, दूसरी बात आपको चेक करना है, दूसरी बात आपको परफॉर्म करना है एआरपी, तीसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और कैश के खर्चों के लिए किससे बात करो, कैशियर से। एसेट लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस ले सकते हैं कहाँ से, प्रीवियस ईयर से, और फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री को करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। और कैश के लिए बैंक के लिए, बैंक और लोन के लिए किससे बात करो, बैंक से, ठीक है ना। और कैश बैलेंस के लिए किससे बात करो, कैशियर से, और लोन के लिए किससे बात करो, बैंक से। बहुत ही बढ़िया, 2 बार लगा दिया ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा है ऑडिट ओपिनियन। आपको लगता है सब कुछ ठीक है और आपने ऑब्टेन कर लिया, क्या ऑब्टेन कर लिया, एस&ए मींस एस&ए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब प्रॉपर क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर क्वालिटी। अगर आपने ऑब्टेन किया है तो आपकी ओपिनियन कैसी होगी, लेकिन आपको लगता है प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले तो आप इशू कर सकते हैं डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड। कब डिस्क्लेमर कब क्वालिफाइड, सिर्फ मटेरियल, सिर्फ मटेरियल, क्वालिफाइड, मटेरियल परवेजिव दोनों, डिस्क्लेमर, ठीक है ना, डन। ओह पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप के ऑडिट के बेनिफिट्स क्या रहे यार, 5 बार क्वेश्चन पूछा है इतिहास में इंस्टीट्यूट ने, ये लेवल तो नहीं होना चाहिए कम से कम कि पार्टनरशिप के ऑडिट के बेनिफिट आप बताओ। जो बेनिफिट एक ऑडिट के होते हैं वही बेनिफिट चिपका दो। कौन कौन से बेनिफिट, पार्टनर को पता चलेगा, पार्टनर मतलब जो ओनर है मैनेजमेंट को, कि हाँ भाई क्या कमियां हैं, क्या डेफिशिएंसी है, आईसीएस में कहाँ दिक्कत है, किसे दूर कर सकते हैं। और बैंक के लिए सही होगा कि बैंक आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखकर आपको लोन दे सकता है। गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्सेशन बर्डन इंपोज कर सकती है। और एम्प्लॉय के लिए भाई हाँ कि अपने रेम्युनरेशन डिमांड कर सकते हैं, बोनस डिमांड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ऑडिट हो चुके हैं। अब बताओ पार्टनरशिप में ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, जनरल पार्टनरशिप डीड देखो, लेटर ऑफ एंगेजमेंट दिया होगा, लेटर ऑफ एंगेजमेंट होगा वो देखो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ठीक है ना। कंप्लायंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट बढ़ा रहे हो। और चेक करें क्या प्रॉफिट उसी रेशियो में बट रहा है जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है, और अगर रेशियो नहीं है तो फिर इक्वल रेशियो में। चेक करें किसी पार्टनर का एडमिशन सारे पार्टनर की कंसेंट से हुआ है या नहीं। चेक करें डिस्प्यूट को अगर आर्बिट्रेशन में ले जाया गया है तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड में दिया है या नहीं। और चेक करें आपको लोन पे इंटरेस्ट मिला है, एडवांस पे जो पार्टनर ने एडवांस दिया है, जो उस रेट से जो रेट दिया है एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट में कोई रेट नहीं है तो फिर 6% पर एनम। चेक करें अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया पार्टनर को तो एग्रीमेंट उसके बारे में बोल रहा है या नहीं, और कम मतलब पार्टनरशिप को प्रॉफिट्स हैं या नहीं। क्योंकि शायद आपको याद होगा कि लॉसेज में कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे सकते आप, लोन पे तो देंगे हर केस में, लेकिन लॉसेज पे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। इतना क्लियर है, डन। ये सारे के सारे पॉइंट एक बार फटाफट से हाईलाइट कर लेते हैं। पहला है, सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड, कंप्लायंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, स्पेसिफाइड रेशियो, रेशियो नहीं है तो फिर इक्वल रेशियो। एडवांस पे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, हाँ स्पेसिफाइड रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी जब क्या होगा, प्रॉफिट। और किसी पार्टनर का एडमिशन होगा सारे पार्टनर के कंसेंट से। और रिटायरमेंट केस में बिल्कुल सही बात है, क्या दिया होगा, पब्लिक नोटिस। और डिस्प्यूट केस में अगर आप मैटर कहाँ लेकर गए हो, आर्बिट्रेशन में, तो क्या वो एग्रीमेंट में दिया गया है। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपने माने हैं। जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से, डबल एंट्री और एक्रूवल, बधाई हो, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अगला हमें डिस्कस करना है इसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट। क्या, गवर्नमेंट ऑडिट। मैंने आपसे मेन बैच के अंदर भी कहा था गवर्नमेंट ऑडिट में हमें 2 चीजें पढ़नी है। 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो पढ़ेंगे C&AG के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। इस बार के आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है ड्यूटीज ऑफ C&AG। क्या दिया है, ड्यूटीज ऑफ C&AG, और आगे आप पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी ऑडिट, उसके बारे में दिया हुआ है,
ठीक है ना, मतलब कवरेज के अंदर है, बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो पहले बात करते हैं सीएनजी की फटाफट से। सीएनजी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन कर सकता है, रिजाइन कर सकता है क्या? कर सकता है। किसको देगा रेजिग्नेशन? जिसने अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया है? भारत के प्रेसिडेंट ने। ओरल देगा, राइटिंग में देगा रेजिग्नेशन? राइटिंग में। रिमूवल कौन करेगा? पार्लियामेंट में चाहिए 2/3 मेजोरिटी। पार्लियामेंट में चाहिए 2/3। नलायक, हाँ ये बोलो, पार्लियामेंट में हो गए 2/3 मेजोरिटी। जीसी एक्ट में पढ़ेंगे आप, आखिरी में कहीं लिखा हुआ है लॉ के अंदर, क्या लिखा है? अगर कहीं नहीं बताया गया तो जिसने अपॉइंट किया है वो रिमूव करेगा, लेकिन बता दिया गया कि अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने, लेकिन रिमूव कौन करेगा? पार्लियामेंट की कितनी मेजोरिटी? 2/3 मेजोरिटी करेगी रिमूव। किस ग्राउंड पे? ग्राउंड है मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी। मिसकंडक्ट मतलब फ्रॉड किया, अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। इनकैपेसिटी मींस, अरे मैक्सिमम एज कितनी होती है सीएनडीजी की? 65 साल। आप 65 साल के हो चुके हो, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसे आप बोलते हैं यू आर इनकेपेबल टू कंटिन्यू एज सीएनडीजी ऑफ इंडिया। डन। मैक्सिमम एज कितनी होगी? 65 ईयर्स। और टेन्योर कितने साल का? 6 साल का। 6 साल का। कभी केस स्टडी बना सकता है यहाँ से इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना कि मिस्टर ए को अपॉइंट किया 2020 में, एज है 60 ईयर्स, अपॉइंट किया 1 जनवरी 2020 को, उसी दिन वो केक काट रहा है। 60 साल कंप्लीट कर लिए, 60 साल कंप्लीट कर लिए। आप बताओ ऑफिस खाली कब करेगा? किसी ने सुना ही नहीं। 1 जनवरी 2020 को अपॉइंट किया, उसी दिन वो अपना 60th बर्थडे मना रहा है, 61st लग गया, तो ऑफिस खाली कब करेगा? 6 साल हो गए ना। 2025 या 26? अब आ गए लाइन पे सब। 20, 21, 22, 23, 24 नलायकों। 25 तक ना। फिर से कितना चला? 2020 पूरा, 2021 पूरा, 2022 पूरा, 2023 पूरा, 2024 पूरा। कितने साल हो गए? 5 साल। तो ऑफिस कब खाली करेगा? डेट? आ रही है बात समझ में? क्योंकि हीरो बनने की जरूरत नहीं, जब डाउट हो लग जाओ बस आप, ठीक है। डन। तो बताओ मैक्सिमम एज कितनी है? हाँ मैक्सिमम एज कितनी है? और कितना टेन्योर है? 6 साल का। ड्यूटीज क्या है सीएनडीजी की? अरे बहुत सिंपल है। क्या ड्यूटीज है? अकाउंट्स को कंपाइल करेगा, बनाएगा नहीं, कंपाइल करेगा। प्रिपेयर मत लिख के आना, अनर्थ हो जाएगा। बनाएगा तो सरकार ही बनाएगी। 3 तरह के अकाउंट्स कौन कौन से? भारत का अकाउंट कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राज्य सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और यूटी का सीएफयूटी। सीएफआई, सीएफएस, सीएफयूटी बनाता नहीं है, कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद ऑडिट करता है कौन? सीएनडीजी। ये उसकी ड्यूटी है। और ड्यूटी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं अकाउंट्स में रिसीट्स की ऑडिट करेगा, उन्हीं अकाउंट्स में पेमेंट की ऑडिट करेगा, उन्हीं अकाउंट्स में लोन की ऑडिट करेगा, और उन्हीं अकाउंट्स में स्टोर्स एंड स्टॉक की ऑडिट करेगा। किसकी? स्टोर्स एंड स्टॉक की। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर कंपाइल करना और ऑडिट करना है 3 तरह के अकाउंट। पहला सीएफआई, सीएफएस, सीएफयूटी। आपको ऑडिट करनी है किस चीज़ की? रिसीट्स एंड ग्रांट्स की। आपको ऑडिट करनी है किस चीज़ की? एक्सपेंडिचर की। आपको ऑडिट करनी है किस चीज़ की? लोन की। आपको ऑडिट करनी है स्टोर्स एंड स्टॉक की। और फाइनली ऑडिट करने के बाद आप क्या बनाएंगे? ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इतना क्लियर है? तो 6 ड्यूटीज है। पहली कौन सी है? कंपाइल करेगा, ऑडिट करेगा। दूसरा किस चीज़ की ऑडिट? स्टोर, हाँ वो सबको याद है। तीसरा वो तो हो गया पहले के अंदर, दूसरे के अंदर स्टोर स्टॉक हो गया। तीसरा रिसीट, एक्सपेंडिचर और लोन्स। याद है कुछ? ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट क्या है? रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट देगा, ठीक है। अब बताओ राइट्स क्या हैं सीएनडीजी के पास? इंस्टीट्यूट क्या गेम करता है भाई? लिखेगा ड्यूटीज आरटीपी में और पूछेगा राइट्स एग्जाम में। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उस अटेम्प्ट की आरटीपी उस अटेम्प्ट में रेलिवेंट नहीं होती, जो पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी है वो रेलिवेंट होती है। तो इस वाले में क्या लिखा है? ड्यूटीज पूछेगा ना, ड्यूटीज। इस बार क्या पूछेगा? राइट्स। ऐसा हो सकता है अभी रेयर चांस में आ जाए, गालियां मत देना भाई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है आरटीपी से,
एक ही क्वेश्चन, क्या पता भाई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। राइट्स क्या है C&AG के? ऑफिस में एंटर हो सकता है और बुक्स डिमांड कर सकता है, बुक्स चेक कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है और हाँ इंस्पेक्शन, और ये तो हो गए 4 पॉइंट। क्या? सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर कर सकता है, याद करिए कंपनीज एक्ट के अंदर, हाँ 143 आपने पढ़ा हुआ है, सबसेक्शन 7। उसके बाद सबसेक्शन 6, उसके पास राइट है सप्लीमेंट्री ऑडिट को ऑर्डर करने का। जिस दिन आप C&AG को अपने ऑडिट रिपोर्ट देंगे 60 दिन के अंदर वो क्या ऑर्डर कर सकता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करेगा? या तो वही मेन ऑडिटर या कोई नया ऑडिटर। वो नया भी क्या होना चाहिए? CA प्लस COP। उसके पास वो सारे अधिकार होंगे जो किसके पास होते हैं? मेन ऑडिटर के पास। और ऑडिट करते हुए C&AG के डायरेक्शंस को मानेगा और डायरेक्शंस मानने के बाद C&AG को अपनी रिपोर्ट दे देगा, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री ऑडिट मींस एक बार तो ऑडिट हो चुकी है, आपको लगता है दोबारा ऑडिट करवानी है तो दोबारा ऑडिट करवा सकते हैं, या तो उसी ऑडिटर से या किसी नए से। नए का भी क्या होना चाहिए? CA प्लस COP। उसके बाद भी सेम राइट्स होंगे, वो भी क्या बनाएगा? रिपोर्ट। वो भी डायरेक्शंस मानेगा किसके? C&AG के। तो ये राइट्स हैं किसके? C&AG के। पहला राइट कौन सा है बताओ? ही कैन एंटर। दूसरा, ही कैन डिमांड द बुक्स, डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्शन कर सकता है उन बुक्स को मांगने के बाद उनका। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे C&AG, आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी ऑडिट करने के लिए। साथ में उसके पास राइट है सप्लीमेंट्री ऑडिट को ऑर्डर करने का। ये राइट किसने दिया है उसको? 143 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 ने। कितने दिनों के अंदर ऑर्डर करेगा? 60 डेज के अंदर, ठीक है ना। डायरेक्शन दे सकता है आपको, उस डायरेक्शन का आपसे ऑडिट करनी पड़ेगी। और कौन करेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट? या तो ओरिजिनल या तो कोई नया, ठीक है ना। और डायरेक्शंस मानेगा C&AG के। डायरेक्शंस मानने के बाद ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद क्या देगा? ऑडिट रिपोर्ट। किसको देगा? C&AG को। डन। तो ये है C&AG की सारी कहानी आपके सामने, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। ध्यान से देखना भाई, 3 तरह की ऑडिट होती है। पहली कौन सी? एक्सपेंडिचर। दूसरी कौन सी? रिसीट। तीसरी कौन सी? स्टोर्स एंड स्टॉक। पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में 5 तरह की ऑडिट्स हैं, 5 तरह की। रूल्स एंड ऑर्डर्स, सैंक्शंस, प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटी और परफॉर्मेंस। देखो ध्यान से, रूल्स एंड ऑर्डर C&AG चेक करेगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने खर्चा किया है वो रूल एंड ऑर्डर के हिसाब से है या नहीं। रूल ऑर्डर किसका? रूल ऑर्डर किसका? या तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, या किसी एक्ट के हिसाब से, या किसी हायर अथॉरिटी के हिसाब से, या C&AG के नियम के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई हायर अथॉरिटी, कोई लॉ, या C&AG, उसके नियम के हिसाब से आपने खर्चा किया है या नहीं। कौन चेक करेगा? ऑडिटर। किस ऑडिट के अंदर? रूल्स एंड ऑर्डर। सेकेंड, सैंक्शन के अंदर क्या चेक करेगा? जो खर्चा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है वो खर्चा सैंक्शन है या नहीं। किसने सैंक्शन किया होगा? एप्रोप्रिएट पर्सन, एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। सैंक्शनिंग पावर्स होती हैं हर किसी के पास, तो सैंक्शनिंग पावर्स के अंदर आपने सैंक्शन किया या नहीं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर के पास अलग अलग सैंक्शनिंग पावर होंगी। किसी के पास 5 करोड़ तक की होगी, दूसरे के पास 5 करोड़ से 25 करोड़ तक की, तीसरे के पास 25 करोड़ से 100 करोड़ तक की। तो क्या चेक करेगा C&AG? जो खर्चा आपने किया वो सैंक्शन है या नहीं, और सैंक्शन किसने किया होगा? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अपनी पावर्स के अंदर। तीसरा है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। 2 बातें चेक करेगा। पहली बात, जो खर्चा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया है वो बजटेड फिगर के हिसाब से है या नहीं, बजटेड फिगर के हिसाब से है या नहीं। और जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने पैसा दिया है, जिस पर्पस के लिए आप पैसा लाए थे, उस पर्पस के लिए आपने पैसा खर्च भी किया है या नहीं। ये तीनों ऑडिट किसका पार्ट है? एक्सपेंडिचर का। ध्यान रखना 3 तरह की ऑडिट है। कौन कौन सी? एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, स्टोर्स एंड स्टॉक। एक्सपेंडिचर में रूल्स एंड ऑर्डर्स, सैंक्शन, प्रोविजन ऑफ फंड। फोर्थ है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोप्राइटी और परफॉर्मेंस। ये डिटेल में आपको बता देता हूँ, डिटेल में। रीजन बीइंग, क्वेश्चन कैसा बनेगा ध्यान रखना इस चैप्टर से। या तो पूछेगा आप बताओ एक्सपेंडिचर, सुनना बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सपेंडिचर पूछेगा, 5 के एक पॉइंट लिख कर आओ, 5 के। या पूछ सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन, जिसके ज्यादा चांसेस कहां से हैं? पांच तरह क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। C&AG छोड़ के बात कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर ऑडिट पूछ सकता है, या रिसीट्स, या स्टोर्स स्टॉक, चौथा प्रोप्राइटी, और 5वां कैसा? परफॉर्मेंस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटी?
प्रोप्राइटी ऑडिट में ऑडिटर चेक करेगा वो सारे खर्चे जो हैं तो लॉफुल, जो हैं तो सैंक्शन के हिसाब से, जो हैं तो बजट के हिसाब से, लेकिन तब भी वेस्टफुल है, तब भी वेस्टफुल है, वो सारे के सारे खर्चे बेकार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने एक व्हीकल स्टैंड तैयार किया, व्हीकल स्टैंड, वो व्हीकल स्टैंड में कोई भी पर्सन अपना व्हीकल पार्क नहीं करता, सारे लोग वहाँ जो बस है उस बस से आते हैं, व्हीकल स्टैंड खाली पड़ा है, आपने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। वो खर्चा आया तो सैंक्शन के हिसाब से, वो खर्चा किया तो बजट के हिसाब से, वो खर्चा किया तो आपने रूल के हिसाब से, लेकिन वो खर्चा कैसा है? वेस्टफुल। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ और वो मैंने आपको बताया था मेन बैच के अंदर, वो बात सीएनडीजी ने बता भी दी। सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक बिल्डिंग खरीदी 25 करोड़ की नोएडा सेक्टर 62 में, सर बेकार पड़ी है, सातों के साथ फ्लोर खाली पड़े हैं, सब खाली पड़ा है। तो मैं ये बात आज नहीं 5 साल से बोल रहा हूँ, वो खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो पैसा आया रूल के हिसाब से, सैंक्शन भी हुआ, सब कुछ किया आपने, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग खराब पड़ी है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है सर, सड़ रही है वो बिल्डिंग। सीएनडीजी ने इसी बात पे क्वेश्चन रेज कर दिया पिछले ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, बोला सर आप इस बिल्डिंग का क्या कर रहे हो, आप ये बताओ, आप कर क्या रहे हो इस बिल्डिंग का, आप ये बताओ, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटी एक्सपेंडिचर में क्या चेक करेगा? वो सारे खर्चे जो है तो लॉफुल, जो है तो रूल के हिसाब से, जो है तो सैंक्शन के हिसाब से, लेकिन तब भी वेस्टफुल है, आपको वो खर्चे चेक करने हैं। दूसरी बात, वो देखता है सर जो पर्सन पैसा खर्च कर रहा है वो उस तरीके से खर्च करे, उतनी सूझबूझ, उतने डिलीजेंस के साथ, जैसे वो उसका खुद का पैसा है, जैसे वो उसका खुद का पैसा है। ऐसा नहीं कि आप उजाड़ के आ जाओगे पैसा, ठीक है ना। पैसा सरकार के पास जो है वो सरकार का पैसा नहीं है सर, आपका पैसा नहीं है, पैसा किसका है? पब्लिक का। तो पैसा खर्च करते वक्त आपको डिलीजेंस होनी चाहिए, और किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए आप वो पैसा खर्च नहीं करोगे, वो पैसा खर्च होगा पब्लिक के लिए। ये सारी बातें कहाँ चेक करेंगे आप? प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर। कहाँ पे? इन द केस ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, ठीक है ना। ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखिए आप, ये पॉइंट लिख कर आना, लैंग्वेज लिख कर आना, लैंग्वेज में ज़रा यहाँ हेर फेर करोगे नंबर नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको मीनिंग बताई है, मीनिंग क्या है, कौन से केसेस देखने हैं? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, क्या चेक करना है आपने? विजडम एंड फेथफुलनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। किसी पर्सन, किसी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए। अगला है नेक्स्ट इज, आप उसे उस तरीके से खर्च करें जैसे एक नॉर्मल पर्सन उस पैसे को खर्च करता है ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ, ठीक है ना। अच्छा, परफॉर्मेंस में क्या चेक करना है? परफॉर्मेंस में ऑडिटर चेक करेगा जो खर्चे आपने किए हैं वो खर्चे इकोनॉमिकल है या नहीं, वो खर्चे एफिशिएंट थे या नहीं, और वो आपको वो रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं जो रिजल्ट्स आपको चाहिए। बेसिकली परफॉर्मेंस में आप 3 बातें चेक करते हैं, क्या क्या? एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे, मेन बैच करना एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने आप हो जाएगा। गवर्नमेंट एक हाईवे तैयार कर रही है, डेडलाइन है 15 महीने की, तैयार कर रही है सर 50 महीने में, 40 महीने में। आप क्या मानेंगे? ये प्रोजेक्ट, ये खर्चा एफिशिएंट ही नहीं है, एफिशिएंट ही नहीं है। जो मटेरियल आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल ही खराब है, आपको लगता नहीं वो मटेरियल ज़्यादा दिन टिकेगा, तो आप क्या मानेंगे? वो प्रोजेक्ट, वो खर्चा एफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात, सीएनडीजी बेस्ट एग्जाम्पल है, सीएनडीजी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये चेयर जिसमें आप बैठे हैं, ये चेयर 400 रुपये की, कॉमनवेल्थ गेम्स में, CWG में सीएनडीजी ने क्या पकड़ा? ये चेयर किराए में ली गई 1100 रुपये पर डे, खरीद सकते हैं 400 में, लेकिन किराया दिया 1100 रुपये पर डे का। ये पंखा जो ऊपर आपके लगा है ये भी किराए में लिया 1100 रुपये पर डे। ये क्या इकोनॉमिकल है खर्चा? आग लगा दी सर, 60,000 करोड़ का घोटाला है, 60,000 करोड़ का। एक शानदार सिटी बन जाए उतने में, 60,000 करोड़ बर्बाद कर दिया, पैसा उजाड़ दिया, ठीक है ना। तो आज ये सरकार कुछ भी करे, कम से कम उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है, जो निकम्मे, जो चोर बैठे हुए दूसरे साइड। हाँ, मतलब बड़ा दुख होता है यार, 60,000 करोड़। चलिए इस पर चर्चा करेंगे एग्जाम के बाद आपको, ठीक है। मतलब मुझे लगता है, मतलब देखो यार, जब टाइम कम हो तो मुझे एम्पैथी है आपके साथ, एम्पैथी समझते हैं आप? सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क होता है। मतलब कोई और पर्सन आपको बोल सकता है नहीं एग्जाम है, जिसने सीए ना किया हो, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत कष्ट है, वो सिंपैथी दे रहा है आपको, लेकिन मैं एम्पैथी दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ, मुझे पता है। तो ये टाइम बड़ा क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है, ठीक है। एनीवेज, तो एफिशिएंसी में आप ये चेक करेंगे, इकोनॉमी में चेक करेंगे जो खर्चा आपने किया वो खर्चा इकोनॉमिकल है या नहीं।
और तीसरा है इफेक्टिवनेस। अब दीदी ने ब्रिज बनवाया कलकत्ता में और ब्रिज की लाइफ थी 15 साल और 1.5 साल में गिर गया, क्या वो खर्चा इफेक्टिव है? जिस चीज के लिए आपने खर्चा किया, जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, जो आपके टारगेट थे, क्या वो टारगेट, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं, आपको वो चेक करना है। इतना क्लियर है? परफॉर्मेंस में 3 बातें चेक करेंगे, क्या क्या? एफिशिएंसी, क्या चेक करेंगे एफिशिएंसी में? प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट, और ड्यूरेशन एंड टाइमिंग प्रॉपर थी या नहीं, जो खर्चे आपने किए हैं वो इकोनॉमिकल है या नहीं, रिसोर्सेज को आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया है या नहीं, और साथ में इफेक्टिवनेस में क्या चेक करेंगे? प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और आपको वो रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आप चाहते थे आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब तो बेसिक चीजें बची हैं इसमें, बताओ फटाफट से। रिसीट्स और स्टोर स्टॉक में क्या चेक करोगे? रिसीट्स में क्या चेक करेगा ऑडिटर? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पैसा आ रहा है, क्या चेक करेगा? इंटरनल कंट्रोल क्या चेक करेगा? जो पैसा आया है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टाइम में जमा कर रहे हो या नहीं, जो पैसा आया है उसमें कोई लीकेज ऑफ रेवेन्यू तो नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीकेज ऑफ रेवेन्यू? पैसा आया लेकिन आपने जमा नहीं किया। प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैश बुक, पासबुक में एंट्री, स्पेशल पर्पस के लिए पैसा आया तो स्पेशल पर्पस में आपने इस्तेमाल किया है या नहीं। ये 5-6 बातें आप चेक करिए। पहली बात तो आप चेक करेंगे ICS। दूसरी बात, अगर डेफिशिएंसी है तो ऑडिटर बताएगा, किसको बताएगा? गवर्नमेंट को। जो पैसा आ रहा है सरकार के बिहाफ में वो सरकारी खाते में जमा कर रहे हो या नहीं टाइम पे। लीकेज नहीं होनी चाहिए। 50 लाख आया, 40 लाख जमा कर रहे हो, आप क्या मानेंगे 10 लाख की क्या है लीकेज? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और फिर मतलब नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कैश बुक, पासबुक, और स्पेशल पर्पस का पैसा स्पेशल पर्पस में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। अच्छा, स्टोर स्टॉक में क्या चेक करेगा? इंटरनल कंट्रोल, फिजिकल वेरिफिकेशन, स्टोर स्टॉक का रजिस्टर, वैल्यूएशन। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको चेक करनी है। आइडल स्टॉक्स, वो स्टॉक जो अब आइडल हो चुका है, बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, स्टोर में रखा हुआ है, उसका आपको चेक करना पड़ेगा, और आप देखें कहीं उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर तो नहीं दिखाई है, क्योंकि जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, आइडल हो चुकी हैं, उसे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना होगा। क्लियर है? तो आपको 4-5 बातें यहाँ चेक करनी है। पहला क्या है? फर्स्ट इज इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, डेफिशिएंसी में कम्युनिकेट करेगा किसको? गवर्नमेंट को। क्या चेक करेगा? स्टॉक रजिस्टर। क्या चेक करेगा? वैल्यूएशन। क्या चेक करेगा? जो प्राइजेस पे किए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, चेक करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन, एक पॉइंट लिख दो, और इन चेक वेदर स्टॉक्स आर आइडल और इन यूज। चेक वेदर स्टॉक्स आर आइडल और इन यूज। तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है ना भाई? अब इसमें मैं आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूं। तीसरी बात कौन सी है? कोऑपरेटिव। ओपन कर लो फटाफट से कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव, ठीक है ना? देखो, थोड़ा सा फ्लो बढ़ा दिया है मैंने, ठीक है ना, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, देखो बेचारे यूट्यूब वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं बहुत, तो उनके टाइम वैसे भी कम बचा है, और टाइम लगे तो और दिक्कत होगी। देखें फटाफट से, ऑडिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन करेगा ऑडिट और कौन ऑर्डर करेगा ऑडिट? ध्यान से देखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, MCQ बनेगा यहाँ से। ऑडिट करने का अधिकार या तो होगा रजिस्ट्रार के पास खुद या ऑथराइज्ड पर्सन के पास। सॉरी, या तो करेगा ऑडिटर खुद या तो करेगा रजिस्ट्रार खुद, या फिर कौन करेगा? ये है ROCS। ROCS मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन है ये? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, से बोलते हैं ROCS। तो या तो ऑडिट कौन करेगा? रजिस्ट्रार या पर्सन ऑथराइज्ड? सर ये पर्सन ऑथराइज्ड कौन होगा? देखते जाओ। CA, डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, या उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया होगा एज एन ऑडिटर। गवर्नमेंट के देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग सेक्टर्स होते हैं। अगर आपने सर्व किया एज द ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो आप बन सकते हैं। 3 क्वालिफिकेशन है। पहला CA, डिप्लोमा होल्डर इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स, और सर्व्ड एज ऑडिटर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, राइट? तो बनेगा रजिस्ट्रार खुद
या फिर पर्सन ऑथराइज्ड। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल स्टेट की। ये सोसाइटी कौन सी है? मल्टी स्टेट नहीं है, एमएस नहीं है, कौन सी है? सिंगल स्टेट। सर मल्टी स्टेट में क्या होगा? मल्टी स्टेट में होगा, मल्टी स्टेट में ऑडिट करने का अधिकार, मल्टी स्टेट में, ठीक है ना, सीए के पास। किसके पास? सीए के पास। आ रही है बात समझ में? सिंगल स्टेट में कौन बन सकता है? 3 लोग। फिर से बताना एक बार फटाफट से। सीए, डिप्लोमा एंटर इन कोऑपरेटिव अकाउंट, और तीसरा है जो गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पहले से ऑडिटर के तौर पे काम कर चुका है वो, ठीक है ना, डन। क्या अधिकार है? वही अधिकार जो कंपनीज एक्ट के अंदर दिए गए, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है वो, ऑफिसर बाउंड है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है ऑडिटर का? देखो रजिस्ट्रार, लेकिन वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा? रजिस्ट्रार को। लेकिन फीस कौन पे करेगा? सोसाइटी। तो ऑडिटर करेगा, मतलब अपॉइंटमेंट करेगा रजिस्ट्रार, रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को, लेकिन फीस कौन पे करेगा? सोसाइटी। साथ में ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसी भी पर्सन के पास कितनी हो सकती है? 20% या 1000 रुपए, विच एवर इज हायर, ठीक है ना, 20% या 1000 रुपए, विच एवर इज हायर। ध्यान देना, लोन आप सिर्फ किसको दोगे? मेंबर को। लेकिन कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकती है ओनली विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। मेरा क्वेश्चन आपसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या रिलायंस को दे सकती है लोन? नहीं। एक कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव को ही लोन देगी, लेकिन किससे पूछ के? और अगर मेंबर को देना है लोन तो रजिस्ट्रार से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखना ये पॉइंट, अमाउंट का मतलब प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट, प्रॉफिट का एक सर्टेन अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर करना है? रिजर्व फंड में, बिफोर डिविडेंड और बोनस टू मेंबर। बहुत ही बढ़िया। कोई भी डिविडेंड बोनस देने से पहले प्रॉफिट का एक पार्ट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व फंड में। सर ये क्या होता है रिजर्व फंड? ध्यान रखो, रिजर्व फंड में बेसिकली आप यहां पर जो पैसा है वो इन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। इन जगहों पे कहां कहां इस्तेमाल करते हैं जरा देखिए। रिजर्व फंड का पैसा इस्तेमाल होगा वर्किंग कैपिटल के तौर पे। किसके तौर पे? वर्किंग कैपिटल। पता है ना, आप सबने एफएम पढ़ा हुआ, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रोजमर्रा के रूटीन के लिए आपको पैसा चाहिए, कहां से ले सकते हैं? रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड में पैसा आएगा कहां से? प्रॉफिट से पैसा आएगा, जाएगा कहां? वर्किंग कैपिटल। दूसरा, आप पैसा खर्च कर सकते हैं पब्लिक पर्पस के लिए, टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। अमूल की बात करिए, या एलोवेरा के किसानों ने एक बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, सीएस बना दी एक, एलोवेरा के जो फार्मर्स हैं, तो वो कैंप लगा सकते हैं ताकि एलोवेरा की खेती के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। तो पैसा कहां से खर्च करोगे? रिजर्व फंड से। वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? इससे क्या होगा, ठीक है ना। तो रिजर्व फंड से पैसा कहां खर्च होगा? पहली बात। दूसरा, पब्लिक पर्पस जो आपके ऑब्जेक्ट में प्रमोशन। तीसरा, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सर। इन्वेस्टमेंट कहां होगा? यहां। इन्वेस्टमेंट कहां होगा? यहां। याद करो सर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे? या तो किसी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव में, या फिर किसी भी सिक्योरिटीज में जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर बताई गई है। बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, आप इसे बोलते हैं ट्रस्ट सिक्योरिटीज। तो पैसा कहां इन्वेस्ट होगा? पहला, सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। दूसरा, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में। तीसरा, किसी भी और सोसाइटी जिसकी लायबिलिटी कैसी है, उसके सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड डिबेंचर में। एक तो बैंक, सेंट्रल स्टेट, ट्रस्ट सिक्योरिटीज, कोई और सोसाइटी हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। फोर्थ, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जो सेंट्रल नहीं है या स्टेट भी नहीं है, लेकिन इसे अप्रूव किया है किसने? तो ध्यान रखिए, कोऑपरेटिव बैंक कोई भी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो या कोई अदर। सेंट्रल स्टेट के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदर के लिए कौन अप्रूवल देगा? रजिस्ट्रार। और पांचवा पॉइंट, पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे? जहां आपको सीजीएसटी बताएगी। तो फटाफट से बताओ, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग कितनी है? या 1000, ठीक है ना। प्रॉफिट का एक पार्ट कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? रिजर्व फंड में। किससे पहले?
बोनस डिविडेंड देने से पहले। रिजर्व फंड का पैसा 3 जगह इस्तेमाल हो सकता है, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक पर्पस। इन्वेस्टमेंट 5 जगह हो सकता है। पहला, सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रिकॉग्नाइज्ड बाय द रजिस्ट्रार, मनी परमिटेड बाय द सीजी और एसजी। फोर्थ, ट्रस्ट सिक्योरिटीज। फिफ्थ, एनी अदर सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, उसके शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स में, ठीक है ना। साथ में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी दे सकती है, कितनी मैक्सिमम 10%, लेकिन कब? आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड मैक्सिमम 10%, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखो अगला पॉइंट, इसमें देखते जाना फटाफट से। मैं आपको पहले मल्टी स्टेट पढ़ा देता हूं, उसके बाद इसमें आऊंगा। देखो मल्टी स्टेट के बारे में क्या दिया हुआ, बहुत कुछ कंपनी के जैसा सेम है, तो दोबारा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन सीए, डिस्क्वालिफिकेशन बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ सोसाइटी, एमएससीएस मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा, कोई भी पर्सन जो मेंबर है या एम्प्लॉय है ऑफिसर का। एक तो ऑफिसर खुद डिस्क्वालिफाइड है, दूसरा कौन? मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर। कौन? मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर। फोर्थ, वो पर्सन, याद करें कंपनीज एक्ट, जिसने गारंटी दी है या जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है किसी लोन के लिए। जो लोन किसने दिया है? एमएससीएस ने दिया है या एमएससीएस को दिया गया है? एमएससीएस उधारी, एमएससीएस ने लोन दिया है थर्ड पार्टी को, और आप बीच में आ गए, आपने कहा मैं दूंगा गारंटी, मैं दूंगा सिक्योरिटी। अगर किसी और की उधारी के लिए आपने गारंटी सिक्योरिटी दी है तो आप डिस्क्वालीफाइड है। क्या बनने के लिए? ऑडिटर। 4% डिस्क्वालीफाइड है। पहला, अरे स्पीड इतनी ठीक है कम कर दूं? इतनी स्पीड ठीक है कम कर दूं? पहला बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा ऑफिसर एम्प्लॉय, तीसरा पर्सन जो मेंबर है एम्प्लॉय ऑफिसर का, फोर्थ जिसने गारंटी या सिक्योरिटी दी है किसी और की उधारी के लिए, डिस्क्वालीफाइड है। पहला ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होगा? बोर्ड मीटिंग में। कब? कंपनी बनने के 1 महीने के अंदर। अगर अपॉइंटमेंट नहीं किया तो फिर कहाँ अपॉइंटमेंट होगा? जीएम में। सब्सिक्वेंट हर ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होगा? जीएम में। पावर्स ड्यूटी सेम है जो कंपनीज एक्ट के अंदर, बुक्स चेक कर सकता है ऑफिसर बाउंड प्रोवाइड करने के लिए, और इंक्वायरी करने का अधिकार वैसा ही होगा जैसा कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, ठीक है ना। साथ में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सेम कंटेंट, वो अभी आपको पढ़ाऊंगा सेम कंटेंट कौन से ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है ना। वापस चलते हैं एक बार। देखो एक बार बता देता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी ऑफिसर बन सकता है, एक मेंबर बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव है तो उसका एम्प्लॉय या उसका मेंबर, अमूल के अंदर अगर कोई और कोऑपरेटिव मेंबर बनती है या ऑफिसर बनती है, कोई और कोऑपरेटिव, तो उस कोऑपरेटिव का मेंबर या उसका एम्प्लॉय, वहां बात करते थे पार्टनरशिप फर्म की, इसलिए बात आती थी पार्टनर की, या किसकी बात आएगी? मेंबर की, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सोसाइटी की, ठीक है ना। सोसाइटी में मेंबर होते हैं, पार्टनर नहीं। अब देखो अगला पॉइंट क्या दिया है, ओवरड्यू डेट्स। चेक करिए उधारियों के बारे में, क्या प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है सोसाइटी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उधारी का? 2 बेसिस पे, पहला 6 महीने से 5 साल, दूसरा 5 साल से ऊपर। और क्या प्रोविजन तैयार किया, किस चीज के लिए? और ध्यान रखना, बैड डेट को राइट ऑफ करने के लिए या तो सर्टिफाई कौन करेगा? ऑडिटर। या सर्टिफाई अगर ऑडिटर नहीं करता तो सर्टिफाई कौन करेगा? मैनेजिंग कमेटी। किसकी मैनेजिंग कमेटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ, बहुत ही बेसिक पॉइंट, एसेट लायबिलिटी एज पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फिक्स्ड एसेट में क्या वैल्यू ट्रीट करेंगे? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। इंस्टॉलेशन के खर्चे को आपने क्या करना है? कैपिटलाइज। करंट एसेट का वैल्यूएशन कैसे होगा? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कंटीजेंट लायबिलिटी को आपने कहाँ दिखाना है? फुट नोट के तौर पे, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिए, ये अलग पॉइंट है। चेक करेगा ऑडिटर क्या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स माने हैं आपने, क्या आपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल माने हैं, मतलब क्या आपने अपने ऑब्जेक्ट अचीव किए हैं? पहली बात, क्या आपने मेंबर को बेनिफिट प्रोवाइड किया, जो बेनिफिट आपने मेंबर को बोला था प्रोवाइड करने के लिए? क्या सेलिंग प्राइस जो है क्या वो रिड्यूस हो सकता है? मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है
क्या वो प्राइस रिड्यूस हो सकता है पब्लिक के बेनिफिट के लिए? अगर हो सकता है तो प्राइस को रिड्यूस करिए। ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है। मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाते हैं? मेंबर के बेनिफिट के लिए, पैसा कमाना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। फोर्थ, जो चीज़ें खरीदी गई हैं क्या वो इकोनॉमिकल हैं? चेक करेगा वेस्टेज ऑफ फंड तो नहीं है। और मैंने आपको मेन बैच में बताया था, याद करिए, मिडिल मैन कमीशन बर्बाद है सर पूरे देश। इसमें 50 पैसे पर केजी में प्याज निकलता है नासिक से और यहाँ पहुँचते 40 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी, 70 रुपये पर केजी, जैसा आप बता रहे हो। तो बीच का पैसा कौन खा रहा है? मिडिल मैन बैठ के, ठीक है ना। तो क्या चेक करेगा? मिडिल मैन कमीशन अगर अवॉइड हो सकती है तो अवॉइड करिए आप, ठीक है। ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है। पढ़ो जरा फिर से। एक तो ऑब्जेक्ट चेक करेगा, ऑब्जेक्ट अचीव हुआ है नहीं, बेनिफिट दिया है नहीं मेंबर को, सेलिंग प्राइस क्या कम किया जा सकता है, क्या परचेज इकोनॉमिकल हैं, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं है, और क्या मिडिलमैन कमीशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में एक बात ध्यान रखना, अगर आपने वहां पर उस सिचुएशन में इसमें से कोई भी एक्ट किया तो ऑडिटर स्पेशल रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को। कब कब? पहला, अगर मेंबर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसा ज़्यादातर होता है, किसान होते हैं सर, 500 किसान हैं, सोसाइटी बना दी, जो ऊपर बैठे हैं मैनेजिंग कमेटी में 5 लोग, वो अपने पर्सनल पैसे भर रहे हैं, ठीक है ना। बीच की कमीशन सेट कर ली, किसान से कम दाम पे गई फसल, आगे ज़्यादा दाम पे जा रही है, बीच में खुद की कमीशन आप सेट कर रहे हो, खुद का पैसा आप खा रहे हो। मैक्सिमम सोसाइटीज़ के अंदर यही है, किसान को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। जो उसके बैठे हैं ना, ये होता है मजदूर संघ के अंदर भी, जो मजदूर संघ में जो ऊपर बैठते हैं यूनियन लीडर वगैरह, वो पैसे खाते हैं। तो चेक करें क्या पर्सनल प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं मेंबर्स। दूसरी बात, चेक करें क्या फ्रॉड है। अगर आपको लगता है फ्रॉड है तो स्पेशल रिपोर्ट दें। पहली बार स्पेशल रिपोर्ट कब देनी है? जब मेंबर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं। दूसरा, इन द केस ऑफ फ्रॉड। तीसरा, अगर आपको लगता है क्या है? मिसमैनेजमेंट। अगर आपको लगता है डिसप्रपोर्शनेट एडवांस दिया गया वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को, ये क्या होता है सर? मेंबर है, मेंबर की एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी उस सोसाइटी को एडवांस दे रही है, 5% का इंटरेस्ट रेट है। पहली बात तो दूसरी सोसाइटी जहां पर आपका ये मेंबर वहां भी मेंबर है, उसे आप क्या बोलेंगे? समझ रहे हो बात को? ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी 1, इसका एक मेंबर है एम एक और जगह मेंबर है, कहां पे? 2 में, और ये इसको लोन दे रही है। तो सबसे पहले तो ये क्या कहलाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। अगर डिस्प्रपोर्शनेट एडवांस दिया है मतलब नॉर्मली इंटरेस्ट का रेट है 12%, आप दे रहे हो 5%, ऑडिटर बोलेगा ना सर ऐसा क्या हो गया यार, 5% पे लोन दे रहे हो आप, ये एडवांस कैसा है? डिस्प्रपोर्शनेट। कैसा है? डिस्प्रपोर्शनेट। तो कब करेगा? वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को लोन दो, दिक्कत नहीं है। किस लोन से दिक्कत है? और रेकलेस एडवांसिंग, मतलब बिना परवाह किए लोन देते जा रहे हो, ना कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हो सामने वाले से, ना कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। रेकलेस मतलब क्या होता है? बिना परवाह किए, बेपरवाह, ठीक है ना। 5 केसेस में स्पेशल रिपोर्ट तैयार करेगा। पहला, पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है कौन? मेंबर, फ्रॉड पाया गया। तीसरा, मिसमैनेजमेंट। फोर्थ, एडवांस दे रहे हो डिस्प्रपोर्शनेट, किसको? वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को, और आप बिना परवाह किए पैसा बांट रहे हैं, रेकलेस एडवांसिंग। तो पैसा वहां पे अगर आप देंगे तो स्पेशल रिपोर्ट बनाएगा, और किसको देगा? रजिस्ट्रार को। साथ में ऑडिट कंप्लीट करने के बाद, ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट करने के बाद हर सोसाइटी को एक क्लास देगा। क्लास मतलब एक ग्रेड, एक रैंक। उसे रैंक या ग्रेड मत बोलना, क्या बोलेंगे? क्लास। ऑडिटर वहां पर एक क्लास प्रोवाइड करेगा। अगर सोसाइटी उस क्लास से डिससेटिस्फाइड है, उसको लगता है क्लास बहुत नीचे मिला है हमें और ऊपर वाला क्लास मिलना चाहिए, तो अपील फाइल कर सकती है। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्ट्रार को लगता है अपील वैलिड है तो ऑडिटर से बोलेगी यार एक बार देख लो दोबारा, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिए, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने से पहले यहां पर तैयार होती है ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। क्या तैयार होती है? ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। ड्राफ्ट मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पोरेरी है। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार करोगे, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आप उसे डिस्कस करोगे, और डिस्कस करने के बाद
उसे फाइनलाइज करोगे। तो पहले बनेगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर होगी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग, और मीटिंग में डिस्कशन होगा, उसके बाद क्या तैयार करोगे, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। ये मीटिंग करवाने के लिए आप किसको बोलोगे? तो पहला स्टेप क्या है, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओ। दूसरा स्टेप, सेक्रेटरी से बोलो मीटिंग करवाओ। तीसरा, सेक्रेटरी मीटिंग करवाएगा, वहां डिस्कशन होगा। और फोर्थ, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करोगे। इतना क्लियर है? डन। हाँ, एक एक करके, हाँ बोलो, आप बोलो। देखें, ऐसा है, जहां जहां क्वालिफिकेशन है वहां वहां पॉइंट्स को लेकर मैनेजिंग कमेटी में डिस्कशन होगा। मैनेजिंग कमेटी बोलेगी देखिए ये ओपिनियन थी, हमने ये किया है, अगर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी हम ठीक कर देते हैं। ऑडिटर बोलेगा ठीक कर दो। अगर डिस्क्रिपेंसी आपने ठीक कर दी, ऑडिटर एक नोट ऐड कर देगा, कहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट में, ये चीज थी, इसको ठीक कर दिया गया। ठीक है, अब बोलो। अगर कंपनी अलग है, वो है आरओसी, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये आरओसीएस। आरओसीएस मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो आगे? हाँ, डन। देखो, कंटेंट इन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बताएगा, देखना, एक बात ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। ये है रिपोर्ट का कंटेंट, और ये है रिपोर्ट के साथ ऐड होने वाले शेड्यूल का कंटेंट। आ रही है बात समझ में? ये है रिपोर्ट का कंटेंट, ये है रिपोर्ट के साथ ऐड होने वाले शेड्यूल का कंटेंट। रिपोर्ट में क्या क्या बताना है, बहुत बेसिक बातें हैं। बताएगा कि क्या उसने इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले लिए हैं ऑडिट के लिए जो भी जरूरी हैं। बताएगा कि अकाउंट्स में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो इंफॉर्मेशन जरूरी है एक्ट के हिसाब से। बताएगा कि क्या P&L ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। बताएगा क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। बताएगा क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, और क्या बैलेंस शीट P&L बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से है या नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट मींस प्राइमरी बुक्स, लेजर में कुछ और लिखा है बैलेंस, और बैलेंस शीट में कुछ और लिखा है। क्या बोलेगा, बैलेंस शीट P&L का हर बैलेंस मैच करता है किसके साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। 6 बातें बतानी है, बहुत ही सिंपल। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ले लिया, सारे की सारी बातें बताई हैं बुक्स के अंदर। P&L ट्रू एंड फेयर व्यू, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बैलेंस शीट P&L मैच करता है किसके साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। ठीक है ना। शेड्यूल में क्या क्या बताना है, ये नए पॉइंट, इसको देखना जरा ध्यान से। शेड्यूल में बताएगा वो सारे ट्रांजैक्शन जो उसको लगते हैं कॉन्ट्रारी हैं, एक्ट के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट है, वो सारे ट्रांजैक्शंस बताएगा। दूसरी बात, वो सारे अमाउंट जो सोसाइटी ने अपने अकाउंट में नहीं बताए वो बताएगा। पहला, कॉन्ट्रारी ट्रांजैक्शन। दूसरा, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट्स। शॉर्ट में लिख सकते हो फटाफट से आगे ब्रैकेट में याद रखने के लिए, कॉन्ट्रारी ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट के आगे लिखो कॉन्ट्रारी ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रारी ट्रांजैक्शंस, फटाफट से लिखो। सेकंड में लिखो सेकंड क्या लिखोगे, अनडिस्क्लोज अमाउंट, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। कंफ्यूज मत होना, ये बात कहां बताओगे, शेड्यूल के अंदर। तीसरी बात, वो हर एक प्रॉपर्टी जो ऑडिटर को लगता है बैड है या डाउटफुल, खराब हो चुकी है, पैसा आने वाला है नहीं, या फिर आपको लगता है पैसा आएगा या नहीं आएगा, रिस्क है, ब्रैकेट में लिखो बैड और डाउटफुल एसेट। बैड और डाउटफुल एसेट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट कहता है इर्रेगुलरिटी है अगर मटेरियल एक्सपेंडिचर वगैरह में, तो वो ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंडिचर इर्रेगुलरिटी। 4 बातें शेड्यूल में आपको बतानी है, 4 बातें, और कोई मैटर अगर रजिस्ट्रार बोलेगा तो वो मैटर, लेकिन 4 बातें कौन कौन सी ब्रैकेट में जो लिखवाया वो बताओ। पहला, कॉन्ट्रारी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। तीसरा, बैड और डाउटफुल एसेट। फोर्थ,
एक्सपेंडिचर इरेगुलरिटी, अगर रजिस्ट्रार और कोई मैटर बोलेगा सामने देखना है स्क्रीन में तो आपको मैटर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में अगर कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फिर क्या देगा? नील रिपोर्ट। क्या देगा? नील रिपोर्ट। ये शेड्यूल अटैच करना है किसके साथ? रिपोर्ट के साथ। डन। मल्टी स्टेट कर लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। किया होगा शायद आपने, नहीं किया तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि स्पेशल और इसका अगला जो है इंक्वायरी, वो बड़े दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है। तीन सिचुएशन में आपके सोसाइटी की स्पेशल ऑडिट करवाई जा सकती है, और स्पेशल ऑडिट सीजी ऑर्डर करेगा। सीजी भारत सरकार स्पेशल ऑडिट उसी सोसाइटी की ऑर्डर करेगी सीजी जिसकी 51% कैपिटल सीजी के पास है। और किस ग्राउंड पे? अगर ऐसा लगता है कि आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। सर व्हाट आर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स? पता है थे आपको थोड़ी देर पहले? ऑब्जेक्ट, बेनिफिट, सेलिंग प्राइस, इकोनॉमिकल, नो वेस्टेज, मिडिलमैन कमीशन, इसे आप क्या बोलेंगे? दे आर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अगर आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं मानते तो भारत सरकार आपकी स्पेशल ऑडिट करवा सकती है, लेकिन तभी करवाएगी जब आपकी कैपिटल में 51% हिस्सेदारी किसी हो गया, तो भारत सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों की, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा लगता है सरकार को कि कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस को नुकसान पहुंचाओगे, उस ट्रेड को, उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हो, इस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। 3 केसेस में स्पेशल ऑडिट होगी। पहला, फर्स्ट इज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं माने, क्या हो जाएगा? स्पेशल ऑडिट। दूसरा, आप ट्रेड या इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, अडल्ट्रेशन आप कर रहे हो। तीसरा, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो। कौन करवाएगा ऑडिट? स्पेशल ऑडिट कौन करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा? उसके पास सेम अधिकार होंगे, मेन ऑडिटर वाले, और ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और किसको देगा? सीजी को, ठीक है ना। सीजी एक्शन लेगी जो उसको ठीक लगता है ऑडिट होने के बाद। अगर सीजी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया 4 महीने के अंदर, तो फिर सीजी वो रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड कर देगी? सोसाइटी को। और सारे खर्चे इस स्पेशल ऑडिट के बियर कौन करेगा? सोसाइटी। ऑडिट करवाता कौन है? खर्चे कौन बियर करेगा? चाहे मेन हो चाहे स्पेशल, ठीक है ना। डन। बस एक बात ध्यान रखिए, बाकी सब ध्यान रहेगा आपको, सिर्फ ये बात ध्यान रखना 3 केसेस में होगी। पहला, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं माने तब। दूसरा, ट्रेड या इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हो तब। अगर आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं तब। इंक्वायरी कौन करवाएगा? सेंट्रल रजिस्ट्रार। पढ़ते जरा। किसके बोलने पर? एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ये बहुत। क्रेडिटर बोले कितने भी, बोर्ड मेंबर 1/3, बोर्ड मेंबर, और 1/5 या टोटल मेंबर, तीनों में से कोई भी। टोटल मेंबर के 1/5, बोर्ड मेंबर के 1/3 या क्रेडिटर। इंक्वायरी करने से पहले रजिस्ट्रार आपको 15 दिन पहले नोटिस देगा, प्रायर नोटिस, कि इंक्वायरी होगी आपकी। कौन करेगा इंक्वायरी? या तो सेंट्रल रजिस्ट्रार या फिर ऑथराइज्ड पर्सन। क्या अधिकार होंगे? अरे कुछ वैसे ही अधिकार हैं। कौन कौन से? देखो जरा फटाफट से। बुक्स चेक कर सकता है, किसी पर्सन को समन इशू कर सकता है। समन मतलब ये नहीं पता। हाँ, कोई भी ऐसा नोटिस जहां आप किसी पर्सन को पेश होने के लिए बोलते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं? समन। अगर उसको लगता है किसी भी पर्सन के पास कस्टडी है बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटीज की, से समन इशू कर सकता है। कौन समन इशू कर सकता है? सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है ना। पहली बात क्या है? बुक्स चेक कर सकता है। दूसरा क्या है? समन इशू कर सकता है। तीसरा, ऑफिसर से बोलेगा जीएम बुलाओ, जीएम बुलाओ। तो जीएम अगर बुलाते हैं ऑफिसर, मिनिमम कितने दिन पहले नोटिस देंगे? और अगर ऑफिसर उसके बोलने पे जीएम नहीं बुलाते तो खुद जीएम बुला सकता है वो। 3 राइट हो चुके हैं अभी तक। पहला, बुक्स चेक कर सकता है। समन किसको इशू करेगा? जिसके पास कस्टडी बुक्स अकाउंट्स की। थर्ड, जीएम बुलाने के लिए बोलेगा, आप बुलाओ, ठीक नहीं बुलाओगे तो खुद बुलाएगा।
और समन इशू कर सकता है किसी ऐसे पर्सन को जिसके पास जानकारी है अफेयर्स की। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कभी माया भाई के बारे में, दाऊद को लेकर, ठीक है ना? दो लोगों को समन इशू कर सकता है, पहला जिसके पास बुक्स की कस्टडी है, या फिर लगता है इसके पास जानकारी हो सकती है अफेयर्स को कैसे चलाया गया, किसने फ्रॉड किया, कहाँ फ्रॉड नहीं है। तो जिनके पास कस्टडी है उसको भी समन इशू होगा, इसके पास जानकारी उसको भी समन इशू होगा, ठीक है ना? जीएम बुलाने के लिए बोल सकते हैं, नहीं बुलाएंगे तो आप खुद जीएम बुलाएंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, किसी पर्सन का एग्जामिनेशन करेगा ओथ पे। पता है यार आपको, कई बार बताया मैंने आपको, ओथ पे एग्जामिनेशन मीन्स आपको बुलाया अपने ऑफिस में, आपसे जानकारी लेगा, आप बोलोगे भाई ये जानकारी है, रजिस्ट्रार बोलेगा कसम खाओ, हलफनामे में साइन करो, आप शपथ पत्र दोगे कि मैं जो बता रहा हूँ मेरी बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन में। ऐसा नहीं कि गीता बुला लेगा, कसम खाओ, वो सब ड्रामेबाजी है। एफिडेविट आप साइन कराएगा, एफिडेविट आप साइन करेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे हिसाब से मेरे बेस्ट ऑफ द नॉलेज में इंफॉर्मेशन सही है, आपसे शपथ दिलवाएगा और शपथ लेकर आपसे जानकारी लेगा, ठीक है ना? 5 राइट है किसके पास? सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। कब? जब वो क्या करवाएगा? इंक्वायरी। कब करवाता है इंक्वायरी? जब क्रेडिटर बोलेगा। बोर्ड मेंबर कितने? टोटल कितने? टोटल मेंबर कितने? तो कितने दिन पहले नोटिस देगा? और जिस दिन ये इंक्वायरी हो जाएगी 3 महीने के अंदर सोसाइटी को रिपोर्ट देगा, ठीक है ना? तो ये हमने इस चैप्टर का अंत कर दिया है। तो 3 बातें डिस्कस की है, स्पेशल ऑडिट, अभी गवर्नमेंट और, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट।